नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ के बिल्कुल नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है ये। नए पैटर्न के हिसाब से 200 क्वेश्चन आएंगे, एक ही पेपर होगा, एक बार में ही करना होगा। ठीक है, 140 पहले जीएस करेंगे, 60 हिंदी करेंगे, पहले अलग अलग होता था। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, इसको आप पूरा जो है एक बार देखें, अटेम्प्ट करें। और आरओ का जो ये वाली वैकेंसी है, इसमें 11 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा है। आरओ का एग्जाम टफ हो सकता है, जैसा 11 फरवरी में पेपर आया था जो लीक हो गया था। इससे पहले आरओ 2021 का आया, अभी यूपीपीसीएस 2024 का प्री हुआ। इसका सिंपल मतलब यह है, यूपीपीएससी आयोग का सीधा सीधा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि भाई अगर अब आपको यूपीपीएससी आयोग के कोई भी एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करके सिलेक्ट हुआ जा सकता है। अभी आरओ में जितने दिन बचे हुए हैं, 27 जुलाई को पेपर है, अभी भी अगर आप सिर्फ 3 चीजें कर ले तो आराम से आरओ का कट ऑफ निकल सकता है आपका। देखिए, प्री सबसे ज्यादा टफ स्टेज है। 11 लाख लोग जो है भरे हैं, 400 समथिंग सीटें हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार से ज्यादा लोग आरओ के प्री में नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं ये 11 लाख में से। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है, कट ऑफ निकालने का टारगेट रखिए। प्री में सिर्फ कट ऑफ ही निकाला जाता है बस, और कट ऑफ आराम से अभी भी निकल सकता है। 3 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल जो दिया है हमने, उसको पढ़ डालिए। करीबन 900 पेज का है वो। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस जो दिए गए पेड ग्रुप में, उनको देख डालिए। पढ़ाई इससे करनी है आपको। और एससीएस का पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस अगर आप करें, जितने दिन बचे हुए हैं अभी, ये 3 चीजें अगर आप कर लें तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, लेंथी, फैक्चुअल, आप आराम से हर हाल में आरओ का जो ये एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, उसमें कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। जो पहले पेपर हुआ था 2023 का, जो 11 फरवरी को, उसमें भी अगर आप देखें, पेपर लीक भले हुआ था लेकिन पेपर बहुत अच्छा बनाया गया था, और उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करीबन 160 क्वेश्चन आए थे। अभी यूपीपीसीएस 2024 का जो नया पैटर्न के हिसाब से एग्जाम हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 150 में से जो है 120 क्वेश्चन आए हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा है। तो आरओ के सीरियस एस्पिरेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाएं, और अगर जो कोई पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकता है, स्ट्रिक्टली ज्वाइन करके उसको एग्जाम तक फॉलो करें। जो नहीं भी कर सकता है, यहां पे फ्री चैनल में हम कई सारी चीजें आपको दे रहे हैं। पीवाईक्यू के पापा दे दिए, टेस्ट सीरीज यहां से चालू हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यूपी बजट, यूनियन बजट, मिसलेनियस पापा सब मिलेगा आपको। जून एंड से पहले सब मिल जाएगा। यूपी पीसीएस 2025 की बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। 12 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। उसमें अगर आपको प्री में, देखिए, चाहे आरओ चाहे पीसीएस हो, सिर्फ कट ऑफ आपको निकालना है। तो कट ऑफ अगर प्री में निकालना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ लो। रिकॉर्डेड वीडियोस जो देंगे वो देख लेना। एससीएस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, इससे प्रैक्टिस कर लो। देखिए, एससीएस टेस्ट सीरीज और एससीएस पेड क्विज से अगर कोई इसी से प्रैक्टिस कर ले तो आपको करीबन 40 से 50% क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो। नमस्कार। आरओ में अब 200 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पे। जैसा पेपर आपका 27 जुलाई 2025 को आ सकता है, उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ जी, तो यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स 23-24 के लिए हमारा टेस्ट नंबर 2 होगा। देखिए, टेस्ट ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे ही बेस्ड है। मतलब हम प्रैक्टिस आपको 200 क्वेश्चंस की ही कराएंगे, जो कि हमारा पैटर्न है। आप इन महत्वपूर्ण अनुदेशों को पढ़ सकते हैं यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, तो आपको उससे पता हो जाएगा, एक बारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। हम एग्जाम में तो जाके पढ़ते नहीं है ये सब। तो हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे जनरल स्टडीज के 140 क्वेश्चन से। ठीक है, और बाकी के आप जानते हैं, हिंदी के आते हैं, उनकी भी तैयारी अच्छे से करनी है आपको। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, काला क्रमानुसार। तो बताइए, देख के, ये मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि आपको देखने हैं। फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, लाहौर रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग ने पास करा, बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, एस्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम इंडिया। तो पहले इनके ईयर्स हम लगा लेंगे तो उससे हमें अंदाजा लग जाएगा। तो ये था आपका 1939। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ 1940 में, और ब्रिटिश इंडिया जो है ये सेपरेट हुआ 1935 से सेपरेट हुआ बर्मा, और ये 1941। तो 2 में ही थर्ड वाला पहले है, तो बी और सी तो एलिमिनेट ही हो गया। फिर फर्स्ट, तो ए आंसर हो गया। सेकंड,
सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, करिए मैच। आपको प्रेसिडेंट भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन कोई पास हुआ है वो भी पता होना चाहिए। बॉम्बे में हुआ था 1885 में, कैलकाटा में हुआ था 1886 में, मद्रास में हुआ था 1887 में, बचा एक, ये हो गया आपका। तो हो गया आपका आंसर डी। मैचिंग कीजिए फिर से, ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं। एंग्लो मैसूर वॉर 4 हुई थी, मराठा वॉर, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे। गंदे क्वेश्चंस हैं पर आप कुछ कर नहीं सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए मैच कीजिए। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर हुआ 1767-69 में, तो ये आपका फर्स्ट ठीक हो गया। एंग्लो मराठा होता है 1775-82 में, बिल्कुल ठीक। एंग्लो सिख वॉर हुआ 1845-1846 में। बर्मा हुआ तो 1 2 3 4 क्या आंसर हो जाएगा? सी। असर्शन रीजनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 1652-54 के दौरान भारत का जो वेस्ट कोस्ट था उसने अच्छे संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए पुर्तगालियों से, और जो पोर्चुगीज थे उन्होंने बॉम्बे, सोचिए, ब्रिटिश एम्परर चार्ल्स II को दहेज में दे दिया था। इतने चलन था दहेज प्रथा का। ठीक है, दोनों बातें सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, बातें दोनों इंडिविजुअली सही हैं लेकिन अच्छे रिलेशंस डेवलप हुए, और बॉम्बे का दे देना वो दोनों अलग बात थी। बॉम्बे जो दिया था वो 1661 में दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये। बताइए, फाउंडेशन ऑफ विमेन्स यूनिवर्सिटी एट पूना, हिंदू महासभा का गठन, फिर स्वराज पार्टी, फिर ऑल इंडिया किसान सभा। बताना है आपको। ये आपकी सबसे पहले तो जो पूना में यूनिवर्सिटी बनी, ये बनी 1916, फिर महासभा 1915, फिर 1923, फिर आपकी 1936। क्या हो जाएगा आंसर? बताओ। सेकंड आएगा पहले, फिर 1 आएगा, ये हो जाएगा बी। किसने, कौन सी किताब इनमें से जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है? ये इंपॉर्टेंट लोगों ने बुक्स लिखी होती हैं, आपको पता होना चाहिए। 6th का आपका आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई किताब जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। ठीक है, आर्कटिक होम इन द वेदास लिखी है बीजी तिलक। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। अब जरा आप मुझे जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई किन्हीं 2 किताबों का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 7th देखिए, 7th क्वेश्चन में एंग्लो नेपाल वॉर की बात हो रही है। 1814-1816 में हुआ था, कौन सा सही है? सही बताना है। एंग्लो नेपाल वॉर जो एंड हुआ वो हुआ ट्रीटी ऑफ सुगौली से, मार्च 1816 में। नेपाल ने काठमांडू दे दिया था ब्रिटिशर्स को 5 सालों के लिए। ए सही हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत हुआ? देखिए हुआ क्या था, नेपाल ने सिक्किम से अपने सभी अधिकार वापस ले लिए थे, पहली चीज तो। और जो राजधानी थी काठमांडू, उसमें एक ब्रिटिश रेसिडेंट रखा जाएगा। रेसिडेंट्स अपॉइंट करते थे ब्रिटिशर्स, पता होगा आपको, वो रखने की बात हुई थी। ठीक। Which place was the eastern center of the Dutch East India Company established by proclamation passed by the Dutch Parliament in 1602? तो कौन सी प्लेस थी जो ईस्टर्न सेंटर बना था? बटाविया। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद करनी है आपको। नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है। मेले दिए हुए हैं और कहां लगते हैं ये पूछा हुआ है, फटाफट बताओ। शाकुंभरी देवी कहां लगता है? सहारनपुर में लगता है। कैलाश मेला कहां लगता है? ये कैलाश में लगता है, आगरा। ध्रुपद लगता है वाराणसी में, और मुदिया लगता है गोवर्धन, मथुरा। बिल्कुल ठीक। कितने पुलिसमैन मारे गए थे चौरी चौरा कांड में? ये पूछ रहा है। कब हुआ था? फेब 1922। एज इट इज डेट पूछेगा, याद कर लो, एज इट इज। कितने पुलिसमैन मरे थे? तो आपका इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए कहीं पे 22 हो सकता है, लेकिन 23 पुलिसमैन थे प्लस 3 सिविलियंस की डेथ हुई थी। तो हमारा तो देखो आंसर यही होगा। बाकी आप विवाद चाहे करना तो बिल्कुल कर सकते हैं। काकोरी षड्यंत्र मामला, रेवोल्यूशनरी थे राजेंद्र नाथ लाहिरी, इनको कन्विक्ट किया गया था और हैंग कर दिया था गवर्नमेंट ने। कौन सी जेल में? ये सवाल है। तो इसमें से कोई नहीं है जेल। आपकी ये जो जेल है ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। 1902-03 में एक पुलिस कमीशन बनता है एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। ये इस टाइम पे कौन से वाइस रॉय थे? देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हो कैसे कैसे आते हैं, कितने बढ़िया क्वेश्चन है ये।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये आपके कर्जन थे। क्या टाइम पीरियड था कर्जन का? 1899 से 1905, बंगाल का जब विभाजन वगैरह होता है वहां तक, तो उसके बीच के जितने भी घटनाएं होंगी वो इन्हीं के कार्यकाल में होंगी। एट द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन मिड 18th सेंचुरी, इंडिया ने कितना मैन्युफैक्चर्ड गुड सप्लाई किया था पूरी दुनिया में? ये पूछ रहा है ये। तो 1/4। अब आपको 1781 के अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताना है कौन सा सही है। टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, मतलब किसी की कमियां दूर करने के लिए इसको लेके आए थे और इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते थे। बताइए। दोनों बातें ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो है ना सारे पढ़ के जाना, एक पन्ना बना लो इनका, सब पढ़ लिया करो उन पे। असर्शन रीजनिंग वाला सवाल आ गया। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। लेड बाय ईवी रामास्वामी पेरियार इन तमिलनाडु इन 1925, और ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अंग्रेजों द्वारा लागू भूमि कर के वृद्धि के खिलाफ। कौन सा सही हो जाएगा? भूमि का कोई मामला नहीं था इसमें, ये पूरा का पूरा जातिवाद को लेके था। जातिवाद को लेके जो भेदभाव था ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा था उसके खिलाफ था ये, तो ये सब नहीं है इसमें। अगर कोई बिजनेस कंडक्ट होना है लोकसभा में तो कोरम कितना होना चाहिए? 1/10, 1/8, मतलब इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे 1/7 या 1/9, तो गणपूर्ति तो पता होनी चाहिए आपको, बिल्कुल डायरेक्ट 1/10। मैम ने लिखा था पेन से भी, ऐसे याद आ जाएगा आपको। 1931-32 में कौन सा रेवोल्यूशनरी को 12 साल की सजा हुई थी? कॉन्स्पिरेसी और सेडिशन, यही चार्ज था इन बेचारों पे लगाने को, हर एक पे यही ठोक देते थे, कोई मतलब नहीं था जिसका। आंसर बताओ। मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है, इनको सजा हुई थी और बाद में इनकी सजा जो है 12 साल से घट के इसको 6 साल भी कर दिया था। मार्को पोलो इटालियन ट्रेडर एक्सप्लोरर थे, कहां आए थे? दक्षिण भारत में आए थे। रानी रुद्रमा देवी के टाइम पे आए थे। ये जो रानी थी ये कौन सी डायनेस्टी की थी? व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ककातिया डायनेस्टी की थी। फेमस राजा रानी उनके टाइम पे आए ट्रैवलर्स, याद कर लो। मैचिंग मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। फाइनेंस कमिश्नर और उनके चेयरमैन पूछ रहा है, बताओ। ए के चंदा 3rd के हैं, 5th के हैं आपके महावीर त्यागी, 7th के हैं आपके जेएम शेल्हार और 9th के हैं एनकेपी साल्वे। लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन कौन सा है और उसके चेयरमैन कौन है? कमेंट कीजिए। गुरु अर्जन देव सिख गुरु थे, कौन सेवे, किस क्रम में सिख गुरु थे? सिख गुरु तो आपको याद कर लेने चाहिए। 5th थे। तो यहां हुआ क्या था, इनको जहांगीर ने मारा था, याद रखिएगा। और इनको पहला सिख मार्टियर भी के तौर पे भी जाना जाता है, मतलब सिख धर्म में पहले सही शहीद सिख के रूप में भी गुरु अर्जन देव जी को जाना जाता है। इरिगेशन टैक्स, सिंचाई कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक, FST ने, कितना था वो? 1/10वां भाग था। तो ये FST, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इन सबके लगाए गए मेजर्स और ये सब थोड़ा पढ़ के जाना। अकाल पीड़ितों की मदद करने वाला पहला शासक कौन था जिसने इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में राहत शिविर लगाए थे? फेमाइन विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए रिलीफ कैंप्स लगाए थे, इनमें से कौन था? MBT, मैंने बताया ना अभी ऊपर। सिंचाई कर किसने लगाया? FST ने। और रिलीफ कैंप्स किसने बनाए? MBT ने। ये पता होना चाहिए आपको। हु अमंग द फॉलोइंग हैड अपॉइंटेड अ सिविलियन ऑफिसर आमिर बंगाल टू लुक आफ्टर द शिकदार, शिकदार की देखभाल के लिए किसने अपॉइंट किया था? इंपॉर्टेंट सारी चीजें पढ़ के जाना। शेर शाह सूरी ने अपॉइंट किया था, ठीक है। और पहली जो पोस्ट थी वो दी गई थी काजी फजीलत को, फजीलात फजीलत जो भी बोलना चाहो। नौका झक्कड़, नौका झक्कड़ ये एक फोक सॉन्ग है, कौन से स्टेट का है? और जो नाई कम्युनिटी होती है ना, बार्बर कम्युनिटी, वो इसको गाती है, बताना है आपको। बिल्कुल हमारा है ये, यूपी का है। सिविल रिबेलियन ऑफ अवध जो कि ईस्टर्न यूपी में स्टार्ट हुआ था 1799 में, लीडरशिप किसकी थी? ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछता है, जितने भी रिवोल्ट्स हैं उसके लीडर कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था क्या नहीं था? वजीर अली खान आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। कुछ प्रोमिनेंट उर्दू पर्सनालिटीज दी हुई हैं और उनका बर्थ प्लेस भी पूछता है कई बार, बताइए।
तो हसरत मोहानी का है उन्नाव, ठीक है ये। अब्दुल माजिद दरियाबादी का है बाराबंकी, ठीक है ये भी। और फिर आपका अली अब्बास हुसैनी का है गाजीपुर, ना कि अलीगढ़, इनका आपका गाजीपुर हो जाएगा। और मसूद हुसैन खान का है आपका कायमगंज फरूखाबाद, ठीक है। तो सिर्फ ये गलत है आपका, तो सी आंसर हो जाएगा, समझ गए। 7th क्वेश्चन देखेंगे, अवंती महाजनपद के बारे में कौन सा सही है। महाजनपद याद होने चाहिए, कितने थे, किसकी कैपिटल कहां पे थी, कौन कहां पे रूल करता था। कह रहा है कि आज का उज्जैन तब का अवंती था। इसकी 2 राजधानियां थी। उज्जैन नॉर्थ की उत्तरी क्षेत्र की कैपिटल होती थी, और माहिष्मती जो थी वो साउथ। माहिष्मती से आपको याद आ रहा होगा कुछ, जय माहिष्मती, ठीक है। चलिए, तो आपके ये सारे सही हैं, आपको देखना है ये, ठीक। चलिए 28th मैचिंग करना है आपको, लिस्ट 1 लिस्ट 2। ये आपके कुछ जैसे कोई बांसुरी वादक है, कोई कथन नर्तक है, कथक नर्तक है, ऐसे हैं, तो आपको मैच करना है। तो मैच कर लेते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया आप जानते हैं, ये फ्लूट बांसुरी वादक हैं, बर्थ प्लेस है प्रयागराज। बिरजू महाराज कथक डांसर, बर्थ प्लेस इज लखनऊ। लच्छू महाराज कथक बनारस, 2 हो जाएगा। बेगम अख्तर ये ठुमरी गजल सिंगर, फैजाबाद, ठीक है। तो ए का 3 हो जाएगा, एक ही में है ऐसा, आंसर सी हो जाएगा। तो एक आध भी पता होता है तो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल तो आसान हो जाते हैं। अब ये बोल रहा है हमसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनहिलवाड़ को ऑक्यूपाई किया था, किस राज्य पे आक्रमण करके इन्होंने इस पे अधिकार किया था, बताइए कौन सा हो जाएगा आंसर। तो ये था सी, सन भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है, गुजरात। दश अवतार मंदिर 6ठी शताब्दी का है, कहां पे है ये, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बहुत ही फेमस, ये आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, कहां पे है, देवगढ़, कहां पड़ता है ये, ललितपुर। अब ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के विभिन्न बैच जो चलाए जा रहे हैं, पेड बैचेस, उनकी कुछ जानकारी आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। जो हमारे सारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं उन सबकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। आप जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डेफिनेटली देख सकते हैं। ये हमारे नंबर्स हैं, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31st, कौन सा नॉट करेक्टली मैच, देखिए पहले ही अंडरलाइन कर लिया करो जाके, मतलब नॉट करेक्टली मैच जो होता है ना उसको पहले ही देख लिया करो कि क्या पूछ रहा है। चलिए, फॉरेन ट्रैवलर्स और कहां से थे, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। इब्ने बतूता वेरी फेमस, मोरक्को, ये सही है, अफ्रीका से थे। और इत्सिंग चाइना से थे। अल बालाधुरी ये अरब के थे, ये भी ठीक है। और आपके अफनासे निकिटीन ये इटली के थे, इटली के थे मार्को पोलो, तो ये आपके कहां के थे, ही वॉज फ्रॉम रशिया, रूस के थे। किसके शासन काल में आए थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार, देख के जाना। विद रेफरेंस टू कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ताम्र पत्र अभिलेख बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये, अलग अलग इंस्क्रिप्शंस किसके थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। पूछ रहा है कौन सा सही है। ये जो ताम्रपत्र अभिलेख है ये गोरखपुर के दक्षिणी भाग सोहागारा से मिला है, सोहागारा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है। इसमें क्या इंस्क्रिप्शन में क्या होगा, कुछ ना कुछ बात बताई जाएगी, कोई ना कोई अभिलेख, कोई ना कोई उल्लेख होगा। इसमें मेंशन है कि 3 स्टोर हाउस होते थे फूड ग्रेन्स के लोगों के लिए, जो कि जैसे सूखा पड़ गया तो उसमें काम आते थे। बताना है आपको कौन सा सही है। तो ये आपके दोनों ही सही है, नॉट करेक्ट नहीं पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज इनकी प्राकृत होती थी, इस इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज पूछेगा तो प्राकृत है। और बस इतना ध्यान रखना कि इसमें जो उल्लेख है वो सूखे के दौरान खाने का जो प्रबंध है उससे संबंधित है। टेम्पल ऑफ कहोम, टेम्पल ऑफ कहोम पूछ रहा है, ये कहां पे है, ललितपुर में है, स्कंदगुप्त के टाइम पे बना था। और यहाँ पे किसकी उल्लेख मिलता है, 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। कौन सा सही हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट। ये दोनों ही गलत हैं, ठीक है, कोई भी ठीक नहीं है। ये जो टेम्पल है इसका नाम होता था, पहला नाम था इसका कुकुब, कुकुब, ठीक।
और ये जो है देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ना कि ललितपुर में। और स्कंदगुप्त के टाइम का है, ठीक है। 3 की जगह 5 तीर्थंकरों का इस पे मिला है। With the help of which process it becomes possible for the roots of the plants to absorb water? जो जड़ें होती हैं वो नीचे से पानी किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब करती हैं, ये पूछ रहा है। बताइए देख के कौन सा प्रोसेस है वो। तो ये आप जानते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। कैपिलैरिटी की वजह से, कोशकत्व की वजह से पानी जो है ऊपर पहुंचता है। बैरोमीटर की किस प्रकार की रीडिंग से पता चलता है कि दिन साफ होगा, डे विल बी क्लियर? किससे पता चलता है? पता चलता है जब धीरे धीरे बैरोमीटर की रीडिंग ऊपर बढ़े और एकदम से सडन ड्रॉप हो जाए तो क्या होता है? किस चीज की संभावना होती है? ये आंधी की, स्टॉर्म। और जब धीरे धीरे गिरती है, फॉल धीरे धीरे करती है, तो बारिश, रेन की संभावना होती है। और ये आपका मौसम क्लियर रहेगा। किस डिग्री पर, किस रीडिंग पे आपका डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट एक समान हो जाएगा? बिल्कुल रट लो इसे, बिल्कुल -40 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछेगा आपसे जरूर। जल शोधन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? टू डिस्ट्रॉय जर्म्स। तो ये आप जानते होंगे कौन सा है इसमें से? इसमें से कोई नहीं होगा। ये जो यूवी लैंप होते हैं ना, अल्ट्रावायलेट लैंप्स, इनका प्रयोग होता है। द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाइट गिडार पेस्ट is related to which crop is performed by the chemical compound called pyrophos? ये कीवर्ड है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये जो है ग्राउंडनट का होता है। ग्राउंडनट क्या होता है? मूंगफली। आपको बताना है जायद सीजन में इनमें से कौन सी क्रॉप उगती है। और इसके साथ साथ 2 और हैं, राबी और खरीफ। इसके आपको एग्जाम्पल मुझे लिख के बताने हैं। बताइए, तो इनमें से कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। काउपी, लोबिया, मूंग और उड़द। ठीक है। अरहर जो है आपकी, वो मैं बता देती हूँ खरीफ क्रॉप है। अब मुझे 2 एग्जाम्पल और लिख के बताओ, और मेरे को आप राबी के भी एग्जाम्पल बताना। और तीनों सीजन की क्रॉप पता होनी चाहिए। कौन सा हार्मोन फिजिकल एबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है? ये करता है एल्डोस्टेरॉन। कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच्ड नहीं है? कुछ योजनाएं दी हुई हैं, उनके साल दिए हुए हैं, आपको बताना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 की है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 बिल्कुल ठीक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 बिल्कुल ठीक। प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना, ये गलत हो जाएगा, 2017 होगा। मैचिंग आ गया है। बड़े इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, बिल्कुल याद होने चाहिए। नहीं याद हैं तो अभी याद हो जाएंगे। करो मैच। वाटर वाला जो है वो है 1974 का, ये है। ये एयर प्रिवेंशन कंट्रोल है 81 का, ये हो गया। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बहुत ही फेमस, अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं इसको, 1986। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। क्या आंसर हो जाएगा? ए का हो गया आपका 4, तो ए का नहीं, ए का 2, तो ये आपका बी हो जाएगा 2413। क्लियर? पॉज कर लिया करो, दोबारा रिवाइज कर लिया करो। अगर नहीं पता है या किसी चीज में डाउट लगे तो उसे दोबारा पढ़ लिया करो। ठीक है। याद ओ बूद ए गालिब, ये कीवर्ड है तो इसको आप हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है। क्या है ये? नॉवल है, किसने लिखी है? ख्वाजा अहमद फारूकी ने। किस भाषा में? उर्दू भाषा की है। कौन सा करेक्टली मैच्ड है? ये पूरी लिस्ट हम, ये ज्ञान सर ने भी एक वीडियो कराया हुआ है, पापा पिक भी हम इसमें देते हैं, तो हम ये सारे ही पढ़ेंगे। तो हम प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम पूरा ही देख के चलेंगे। रेड कलर एप्पल का एंथोसाइनिन, रेड कलर एप्पल का एंथोसाइनिन। रेड कलर टमाटर का लाइसोपीन। येलो कलर पपाया का कैंथाक्सैंथिन, ये ठीक है। और टर्मरिक, आप जानते हैं टर्मरिक का होता है करक्यूमिन की वजह से। ठीक, ये अंतर है। तो करेक्ट कौन सा है? इसका आंसर सी हो जाएगा, बाकी मैंने आपको बता दिए। पेरोक्सिसोम
के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। जो प्रकाशीय श्वसन होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है, वो इसमें हेल्प करता है प्लांट्स के, और कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उत्पादन में मदद करता है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन दी सेल। इंपॉर्टेंट है, नहीं पता तो इसका नोट बना लो यहीं पे, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। विच अमेंडमेंट एक्ट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एक्ट याद करने हैं, पता होगा आपको अच्छे से। विच अमेंडमेंट एक्ट मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को दो अलग बॉडी बना दिया था, मतलब कि एनसी एससी बना एक बना एनसी एसटी। कौन से एक्ट से ये दो अलग अलग बॉडी बनी थी? तो ये 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 से बनी थी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है? बोरोड फीचर। टॉपिक पूछूं मैं आपसे कौन से टॉपिक से है, तो बोरोड फीचर से ये क्वेश्चन है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कौन सा लैंग्वेज ऐड किया गया 8वें शेड्यूल में? सारे शेड्यूल आपको याद करने हैं, पता होने चाहिए। और कहां पे ऐड किया गया था? 8th शेड्यूल में 71st अमेंडमेंट से। तो बताओ कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी? ये ऐड की गई थी KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये 3 लैंग्वेज ऐड की गई थी 1992 में। याद रहेगी इतनी बात? देखिए अब जो शेड्यूल कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे तो 8 शेड्यूल की बात हुई है, आप जानते होंगे। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देखो ये पढ़ा होगा आपने, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये याद कर लो। टी से टेरिटरी और स्टेट है, ई से ये आपके शेड्यूल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ए से क्या हो गए? एफर्मेशन और ओथ। आर से राज्यसभा की सीट का एलोकेशन। एस से शेड्यूल्ड एरियाज। ओ से क्या है? अदर ट्राइबल एरियाज। एफ से फेडरलिस्ट है। अब देखो 8 शेड्यूल की बात हुई ना, तो ऑफिशियल लैंग्वेज है। एल से लैंड रिफॉर्म्स हैं। डी से डिफेक्शन वाला है। 11 से क्या है? पंचायत है। और एम से म्युनिसिपैलिटी है। तो ये तो सबको पता होगा, ठीक है। चलो ऐसे हल्का हल्का कॉन्सेप्ट बीच में रिवाइज कर सकते हैं, तो उससे हमें पता चलता रहता है। 49th पे आ गए हैं हम। अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव द प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज बीन प्रोवाइडेड? फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रोविजन कहां पे दिए हुए हैं बताइए? तो फंडामेंटल ड्यूटी तो आप जानते हैं 4th A में दिया हुआ है, तो इनमें से तो कोई नहीं है। पहला पार्ट क्या है? यूटी। दूसरा क्या है? सिटीजनशिप। तीसरा क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। और 4th क्या है? 4th आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 4A क्या है? ये आपका मौलिक कर्तव्य है। 50th देखेंगे, अंडर विच आर्टिकल हैव द प्रोविजंस रिलेटेड टू एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन? कौन सा आर्टिकल है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद करने के लिए बताएं कि नहीं बताएं? 134 याद रखिएगा। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्रिमिनल मैटर्स में। मैं आपसे कहूं एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन सिविल मैटर में, तो ये हो जाएगा 133। और एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट की जो अपीलें आती हैं वहां के मामला देखें तो 132। तो तीनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और फर्क भी इंपॉर्टेंट है इनका। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट। एसडीजी सर का बहुत फेमस ट्रिक है, सर ने इतना पढ़ाया है वो यूट्यूब पे, तो आपको पता होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको, है ना। 13वां कौन सा है? क्लाइमेट एक्शन। 5वां कौन सा है? एसडीजी जेंडर इक्वालिटी। 12th कौन सा है? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। और 11th क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, तो बेसिकली बात ये है कि नॉट करेक्टली मैच पूछा ना, 1 मिनट। गोल 13 क्लाइमेट एक्शन है, गोल 5 है आपका जेंडर इक्वालिटी, ना कि जीरो हंगर। जीरो हंगर है गोल 2, ठीक है। तो ये गलत हो गया। गोल 5 आपका है जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। जीरो हंगर 2 है। मैचिंग है इंपॉर्टेंट, ईयर्स और उनके साल मैच करने आपको, करते हैं चलिए। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002 का है। इनलैंड वेसल्स
2021 का है, इसे जोड़ देते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी है 2016। ठीक, डी हो जाएगा आंसर। इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है यहाँ पे 24-25। ये कह रहा है विकसित भारत का 2047 का जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए भारत को अगले 2 दशकों तक प्रति वर्ष 8% की दर से विकास करना होगा, और इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 41.7% है, जो कि ग्लोबल एवरेज से कम है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा आंसर। दोनों बातें सही हैं। नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। फुल फॉर्म्स दी हुई हैं कुछ, आपको बताना है। यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। एसएमपीएस क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, मॉड्यूल नहीं मोड। डीईसी डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, और जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये भी अमेरिकन ट्रेल क्या है? ये कोई ऐसी पूछे आपसे, क्या है ये? एक क्रॉप है, ये है किसकी? कश्मीर का सेब है ये, ठीक। अब मैंने आपको पुराने टेस्ट में लार्ज फार्मर वो सब कराया था, उसी से एक क्वेश्चन है। ये सेमी मीडियम फार्मर्स पूछ रहा है। अ फार्मर हु हैज लैंड होल्डिंग्स, मतलब किसके पास कितनी भूमि हो कि उसको अर्ध मध्यम किसान आप कहेंगे? बताइए। तो उसके पास अगर 2 से 4 हेक्टेयर, आंसर हो जाएगा बी, तो वो अर्ध मध्यम कहलाएगा। सिंघी छम, ये बहुत ही पॉपुलर, मास्क पहन के डांस करते हैं, मुखौटा नृत्य होता है। ये कहां का है ये नृत्य? सिक्किम का। नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है आपसे। फोक ड्रामा और स्टेट पूछा है, बताइए। 10 काठिया कहां का है? उड़ीसा का। भवाई कहां का है? ये गलत हो गया आपका। नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, तो ये आपका राजस्थान है। अंकिया नट असम है, भान पाथेर जम्मू कश्मीर है, तो आंसर ये हो जाएगा। कौन सी भाषा सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है और सबसे नई भी है द्रविड़ समूह में से? कौन सी है? मलयालम है, सबसे नई और सबसे कम बोली जाती है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द भारतेंदु युग? भारतेंदु युग का टाइम पीरियड क्या है? हिंदी साहित्य में जो पहला फेज है, प्रथम चरण जो है, उसको भारतेंदु युग कहा गया है। प्रथम ही चरण को, वो था आपका ये 1868 से 1893। पहला एडिशन ग्लोबल विंड समिट का हैम्बर्ग में हुआ था। हैम्बर्ग कहां है? ये तो वैसे ही पता होगा किसी को, थोड़ी बहुत नॉलेज है तो। जर्मनी में। इंडिया की पहली फ्लाइट बायोफ्यूल से जो उड़ाई गई, जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए, देहरादून से कहां तक उड़ाई गई थी? ये देखो पुराना है, लेकिन ये फैक्ट फर्स्ट है, तो इसलिए फर्स्ट तो हर एक इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आई थी फ्लाइट। ये टेस्टिंग फ्लाइट थी बेसिकली। सोलर एनर्जी के बारे में बात हो रही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? सौर ऊर्जा हरे पौधों के क्लोरोफिल द्वारा विकिरण ऊर्जा के रूप में अवशोषित की जाती है, मतलब रेडिएशन की एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाती है। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को ऑर्गेनिक एनर्जी में, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है। क्या गलत है इसमें? कुछ भी नहीं। प्लांट्स को कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए, जिन प्लांट्स को 30 से 40 डिग्री निरंतर तापमान चाहिए, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मेगाथर्म्स, ठीक है। ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होते हैं ना आपके, उष्ण कटिबंधीय पौधे, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता? नॉट परफॉर्म, अंडरलाइन कर लिया करो ऐसे। नहीं करता, ये सभी करते हैं, इसमें से कुछ नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन सब करते हैं, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गे, क्लोस्ट्रिडियम, सब। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये एग्जांपल्स हो गए आपके। कौन सा मेन सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड का? तो ये हो जाएगा आपका कंबशन ऑफ, गंध युक्त ईंधन का जब दहन होगा तब सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। 2 बायोम्स हैं, उनके बीच का ट्रांजिशनल जोन क्या कहलाएगा? संक्रमण कालीन क्षेत्र जो होगा उसको क्या कहते हैं? और कहते हैं ये बहुत ही वैरायटी इसमें पाई जाती है। तो आप जानते हैं इकोटोन, बेसिक एनवायरनमेंट का वीडियो देखिए उठा के, आपको पता चल जाएगा कितना आसान क्वेश्चन है ये। ग्रीन क्लाइमेट फंड कब बना? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लाइमेट ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने स्टैब्लिश किया था कौन से साल में? रटा होना चाहिए बिल्कुल, 2010। आंख बंद करके, नींद में कोई पूछे ना तो ये सवाल सही होना चाहिए आपका। गोल्डमैन अवार्ड पूछ रहा है, किससे संबंधित है?
बताइए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण से संबंधित अवार्ड, सबकी लिस्ट सर प्रोवाइड करते हैं हमारे, आपको उसमें मिल जाएगी और वो आपको देखना होता है पर आप नहीं देखते हैं। कार्बन टैक्स कब से लागू किया गया बताइए भारत में? 2010 से। देखिए, कोयला, फॉसिल फ्यूल्स पता होंगे आपको दोनों चीजें, इनको जब जलाया जाएगा तो कार्बन उत्सर्जित होता है, इस पे लगने वाले टैक्स को कार्बन टैक्स कहा जाता है। ठीक, 71st क्वेश्चन पे आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट एज पर उत्तर प्रदेश सेंसस 2011? तो हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट कहां पे है? गौतम बुद्ध नगर, सॉरी गाजियाबाद नहीं, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये है लगभग 49.1%। बस, और सेकंड पे गाजियाबाद है। बस दो याद रख लो, ज्यादा तो देखो याद करने का कोई फायदा नहीं है, इतना याद रहता नहीं है क्योंकि। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा पेड बैचेस की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखिए, मेंस का पेड ग्रुप चल रहा है, मेंस 2024, जीएस टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रीलिम्स का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, 3 नए पेड ग्रुप और चल रहे हैं इसी से संबंधित, आरओ चल रहा है, मेंस चल रहा है। आपको प्रॉपर पूछना है कहाँ क्या कैसे है, तो ये नंबर्स हैं सिर्फ हमारे। ठीक है, बिल्कुल खुशी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए 72 देख लीजिए। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी 242 इनहेबिटेंट्स पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब सबसे कम है? कौन सा है? तो ये आपका इनमें से कोई नहीं है, ये आपका है ललितपुर। ठीक है, 242 याद रखना। वो मेटल सिलेक्ट करो जिसकी अभी क्रियाशीलता सबसे कम है, रिएक्टिविटी सबसे कम है। बताइए, आप जानते हैं गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव होता है, गोल्ड के बाद आएगा सिल्वर, सिल्वर के बाद आएगा मरकरी, फिर आएगा कॉपर। स्मिथसोनाइट नाम से पता चल रहा है कि ओर होगा, किसका है? जिंक का, बी हो जाएगा आंसर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से निकाल के अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था एज प्रबुद्ध नगर? तो शामली। ठीक है, कौन सा साल? 2012 में। एक्चुअली प्रबुद्ध नगर अब है तो नहीं, आप कहेंगे मैम प्रबुद्ध नगर तो हमने नहीं सुना। 2012 में इसका नाम फिर से शामली कर दिया था, तो ये शामली ही है। अब फिर से आपका इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। इन द फील्ड ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी एंड एमिशंस, मतलब अक्षय ऊर्जा और उत्सर्जन के क्षेत्र की हम बात करें तो 46.8% इंडिया की पावर जो कैपेसिटी है वो कहां से आ रही है? वो आ रही है फॉसिल फ्यूल से, नॉन फॉसिल फ्यूल से। और इंडिया इसे क्या कर रहा है, एम क्या है हमारा कि इसको इंक्रीज करना है 50% तक बाय ईयर 2030। और नंबर ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च हुए थे वो 7.75 करोड़ अब पहुंच गए हैं। ठीक है, किफायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए थे ना ये। और पीएम सूर्य घर के तहत अब तक 10 लाख छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियां, मतलब सोलर रूफटॉप स्थापित की जा चुकी है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका सी हो जाएगा। सी नहीं है सर, सही सी नहीं है, क्योंकि ये जो है सोलर, फर्स्ट और सही है, मतलब अभी 10 लाख नहीं हुए हैं इंस्टॉल। मतलब 2024 में ऐसा अनुमान था कि 10 लाख हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए हैं। अभी एक्सपेक्टेड है कि अब हो गए होंगे। ठीक है, तो ये वाला बस स्टेटमेंट गलत है। ठीक, कौन सा करेक्ट है, किसके बारे में पूछ रहा है? रुपे क्रेडिट कार्ड ई सवर्णा। अब तो पहले तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है ई सवर्णा क्या है, कह देगा गोल्ड लोन है, नया जानवर मिला है कहीं। चलो ई से तो नहीं होगा जानवर, लेकिन मैं बता रही हूँ। तो वो रुपे क्रेडिट कार्ड है। पहली बात तो ये कब लॉन्च हुआ है? 2023 में लॉन्च हुआ था। इंडस आईएनडी बैंक ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड और रुपे नेटवर्क पे। इस कार्ड को लॉन्च करके इंडिया का पहला बैंक बन गया है इंडस आईएनडी बैंक टू इंटीग्रेट यूपीआई फंक्शनैलिटी विद कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। सही है दोनों, इंपॉर्टेंट भी है, ये पता होना चाहिए आपको। हाईलाइट कर लो इसको, पढ़ के जाओ, अच्छे से आ सकता है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? ये वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, कोलकाता में। ठीक,
कौन सा करेक्टली मैच्ड है? यहाँ पे कैटल पशु और उसकी नस्ल दी हुई है, तो ये तो पूरा पढ़ना पड़ेगा हमको। तो ये जो है हलीकार, ये काउ है, मतलब इसका आंसर तो डी हो जाएगा। मतलब गोट है, जकराना, ये मिल्च है बेसिकली, और मतलब दुधारू है। शीप है बकरवाल, वूल के लिए काम आती है ये। और काउ है हलीकर, कर्नाटका की होती है। और आप जानते हैं जफराबादी क्या होती है? ये है आपकी भैंस, गुजरात की। ठीक है, मैचिंग करना है क्रॉप और डिजीज। कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन? कितनी बार पूछो मत, बता दो जल्दी। पैडी का होता है खैरा, मिलेट में लगता है एर्गोट, सेसमे, सेसमे क्या होता है? तिल, फाइलोडी, वीट में करनाल बंट लगता है। आंसर क्या है? फर्स्ट का 1 का तो 1 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर आपका इसका, ए। इनकरेक्ट आपको चुनना है। इंडिया का जो कैपिटल है दिल्ली, उसका चौथा रैंक आया है 50 में से वर्ल्ड का सबसे जो है प्रदूषित शहरों में। वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट है, उसके अनुसार चाड, इराक और पाकिस्तान 3 सबसे पोल्यूटेड कंट्रीज हैं दुनिया के, इसी रिपोर्ट के अनुसार। और लाहौर सबसे पोल्यूटेड सिटी, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। इसके बाद आता है फॉलोड बाय होटान, चाइना में है, भिवाड़ी राजस्थान में है। इनकरेक्ट बताओ जरा कौन सा है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो एक बार देख लेना, हल्का सा पता होना चाहिए कि लाहौर आ जाए तो हाँ है वो उस लिस्ट में, इस टाइप से पता होना चाहिए। कौन सा इंस्टीट्यूट किसी राजधानी में, किसी राज्य की राजधानी में? ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ था? अभी मतलब हमने शायद पुराने टेस्ट में देखा था, लखनऊ। हरिश्चंद्र कहाँ है? प्रयागराज में, प्रयागराज पी। और ये गोट्स वाला कहाँ है? मथुरा में। और वेजिटेबल वाला कहाँ है? वी से वेजिटेबल, वी से वाराणसी। पढ़ लो, इनको नहीं पता है तो मैच करो। फ्रूट वेजिटेबल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछ रहा है, ये एग्रीकल्चर डेटा का क्वेश्चन आ गया, ऐसे भी पूछ लेगा। करते हैं मैच, चलिए। केला सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? आंध्र प्रदेश से। गुआवा उत्तर प्रदेश से। ओकरा, भिंडी, गुजरात से। पाइनएप्पल वेस्ट बंगाल से। सो इजी क्वेश्चन, डी हो जाएगा आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग: इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसेस प्रेषण जो होता है, और डिपॉजिट मेड बाय एनआरआईज इन इंडियन बैंक। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी का कौन सा इसमें से जो है हिस्सा है, ये बताना है आपको। तो ये सारे ही बीओपी का हिस्सा है। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? थोड़ा सा समझा दें आपको, अगर नहीं पता है तो। क्या होता है? देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह की समरी है, ठीक? जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कंट्री के, उनकी पूरी समरी है। मतलब इसमें करंट अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट आता है, फाइनेंशियल अकाउंट आता है, ठीक? ये पूरा मतलब लेखा जोखा होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, ठीक है? जैसे मैं आपसे कहूं करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में आपको विजिबल इनविजिबल दिखेगा, क्रूड ऑयल, कार, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब। और इनविजिबल में आपको सर्विसेज दिखाई देंगी, कोई सर्विस प्रोवाइड करी, इनकम, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है। ट्रांसफर में ये आता है, रेमिटेंसेज आते हैं, डोनेशंस आते हैं, गिफ्ट्स आते हैं। और कैपिटल अकाउंट में आपका इन्वेस्टमेंट आता है, लोन आता है, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है? तो ये आपने इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा, पर फिलहाल ये सारे ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। और ये इकोनॉमिक्स के ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप गलत नहीं कर सकते, भुगतान संतुलन के, ठीक? अब आपको करेक्ट बताना है लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा 2023-24 के हिसाब से। गुजरात का कॉटन में पहला रैंक है ऐसा? बताइए। गुजरात रैंक्स फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है। आंध्र प्रदेश का क्रूड पाम ऑयल के प्रोडक्शन में सबसे बड़ा स्थान है, ठीक है। मध्य प्रदेश का ग्राम मतलब चने का उत्पादन सबसे बड़ा करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 85 का डी हो जाएगा, तीनों ठीक है। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सिटीज और रिवर्स इंपॉर्टेंट है, सॉरी। बगदाद किस नदी के किनारे है? टिग्रिस, तो ये ठीक हो गया। लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। किन्सासा है कॉन्गो नदी के किनारे। ये वर्ल्ड मैप
एटलस रोज रात को लेके थोड़ा सा बैठा करो, एक एक कॉन्टिनेंट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो। नोम्फे मेकोंग नदी, तो आंसर सी हो जाएगा। भारत और भूटान के अच्छे संबंध रहे, इसके तहत असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने दरंगा इमिग्रेशन चेकपोस्ट का उद्घाटन किया था नवंबर 2024 में। कहां पे किया था? तामलपुर में। अबुझ मड़ाई ट्राइब एक स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब है, कहां की है ये? अबुझ माड़ाई, छत्तीसगढ़ की। इंपॉर्टेंट ट्राइबल एरियाज, ट्राइब्स। कौन सा सही है? 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। भाटापाड़ा एक क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, सीमेंट के लिए फेमस है। बेलगछिया है वेस्ट बंगाल का, ग्लास इंडस्ट्री बहुत फेमस है। और ब्रजराज नगर है आपका उड़ीसा का, पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। कौन सा आंसर है इसका? सी। तो पहले तो देखो ये नाम कहां पे हैं ये? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। फेमस किस लिए है? ये तीसरा क्वेश्चन है, 2 तो आपको इसमें प्रिपेयर कराने के लिए करा दी हमने। गरियाबंद करके एक जगह है, कहां है? छत्तीसगढ़ में। किसके लिए फेमस है? भैया हीरा निकलता है यहां से, ठीक है, यहीं चलो तैयारी वैयारी छोड़ के। एक प्रकार की स्थानांतरित खेती है जो पूर्वोत्तर राज्य कहां की जाती है, जिसको कहते हैं बोगमा। स्थानांतरित खेती, उनके नाम 6th क्लास की एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। बताइए, मेघालय में की जाती है ये खेती, ठीक है, बोगमा। तिलैया डैम प्रोजेक्ट कौन सा सही है? तिलैया डैम प्रोजेक्ट कहां बना है? बराकर रिवर स्टेट किसको बेनिफिट करता है? उड़ीसा को। और पहला मल्टीपर्पज डैम इंडिया का तिलैया डैम है, ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है। बताओ, ये तो हल्का सा शक हुआ होगा ना कि सही है कि नहीं है। सिर्फ दूसरा सही है, वाकई ही ये पहला मल्टीपर्पज डैम है। और ये जो है ना, ये बराकर नदी पे है, ठीक है भाई, बराकर नदी उड़ीसा में कहां बह रही है? झारखंड में है ये। बेसिक क्वेश्चन, जिसका ये क्वेश्चन गलत हुआ है वो थोड़ा सा अपने आप को सजा दे किसी भी रूप में, और जिसका ठीक हुआ है वो चॉकलेट खा ले हमारी तरफ से, ठीक है। वेयर इज जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट? कहां पे है? केरला में। कहां? तिरुवनंतपुरम। डुमास उभराट नाम देखो जरा, गुजरात में है, किस लिए फेमस है? मैनग्रोव फॉरेस्ट साइट है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? एनवायरमेंट के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना। ये फेमस मैनग्रोव फॉरेस्ट साइट बिल्कुल याद होनी चाहिए। बताइए जरा, कोरिंगा कहाँ है? ये आप बताएंगे मुझे। रमनाड कहाँ है? ये आप बताएंगे मुझे भाई, फेमस वाले। और यनम बता दीजिए। चलिए, ये तो बता ही पाएंगे नहीं, मैनग्रोव साइट है, ये भी इंपॉर्टेंट। विच केमिकल एलिमेंट allows the process of nitrogen fixation to happen in pulses crop? स्थिरीकरण दलहनी फसलों में करता है, एक एलिमेंट लगता है उसे करने के लिए, कौन सा? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा मॉलिब्डेनम। हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का बताइए। कुंचिकल, छोटे बच्चों का है, जीके क्लास फर्स्ट की किताबों में अब जीके कैसे सवाल आने लग गए हैं। कौन सी नदी पे है? आप लोगों से पूछूं कि मैं बता दूं? वाराही नदी पे, वाराही। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कहां पे? कर्नाटका, ठीक। 1493 फीट हाइट से है। बताइए, श्यामरी नदी किसकी सहायक नदी है? सहायक नदियां बहुत पूछता है ये। कैन, ठीक। कौन सी हिल्स को, कौन सी पहाड़ी को सबसे दक्षिणी पहाड़ी आप कह सकते हैं इनमें से? कच्छ, मांडव, बारदा। मैप का क्वेश्चन है, मैप की प्रैक्टिस जो नहीं करेगा वो इन क्वेश्चन में डूबेगा, और पढ़ने वाला हर बच्चा इस क्वेश्चन को ठीक करके आएगा। बताओ, तो देखो इनमें से ऐसे कोई आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। आंसर ऐसा है कि नॉर्थ से साउथ चलें अगर, कहां? गुजरात की हैं पहाड़ियां, तो पहले कच्छ आएगी, फिर मांडव आएगी, फिर आपकी आएगी बारदा, और फिर आएगी गिर। तो ये ऐसे आप नॉर्थ से हल्का सा साउथ चलेंगे, ठीक है, तो गिरनार पहले आएगी फिर गिर आएगी, ऐसे रहेगा इनका, ठीक है। उत्तर से दक्षिण ये मेन पहाड़ी है,
तो सदर्न मोस्ट हम इनमें से अगर माने तो पहले कच्छ आई, फिर मांडव आई, फिर बारदा आई, फिर गिरनार आएगी, फिर गिर आएगी। अब ये बोल रहा है इनमें से तो ये ठीक हो जाएगा आंसर देखा जाए तो, लेकिन वैसे मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। और मैप पे जरा मार्क कर लो जाके कौन सा सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एनबीएफसी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाना, ठीक है। एनबीएफसी नहीं कहलाएगा, अब वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है कहलाई जाएगी। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती क्या है? देखिए, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है ना वो एक तरीके की स्पेशलाइज्ड एनबीएफसी होती है जो कि इन्वेस्टमेंट पे डायरेक्ट फोकस करती है। कहने का मतलब है एनबीएफसी से अलग कैसे आप पूछेंगे तो ये लेंडिंग, लीजिंग, माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी नहीं करते हैं, इनका कोर बिजनेस हो जाता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करना, ऐसे ये एनबीएफसी से अलग है। तो अब एनबीएफसी ना होके ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बना दी गई है। क्लियर? पहला, 90 फुट ऊंचा हनुमान जी का एक स्टैचू लगाया गया है, स्टैचू ऑफ यूनियन जिसको कहा जा रहा है, हाउस्टन टेक्सास में श्री अष्टलक्ष्मी टेम्पल पे। ये पहले टेस्ट में भी आ चुका क्वेश्चन। अब एक पूछ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, एग्री श्योर, जो स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यम है उनको सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए। तो ये इनमें से पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, आपको बताना है। तो ये तीनों ही सही है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को एक बार और देख लेना। तो हम 100 क्वेश्चन पे आ गए हैं। अंडर द उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020-25 टारगेट सेट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाएगा कितने लाख लोगों के लिए अगले 5 सालों में, बोल रहा है कितने लाख लोगों के लिए क्रिएट होगा अगले 5 सालों में। क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो ये करीब 4 लाख लोगों के लिए। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इंडिया की, बहुत आसान क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत करके आएंगे बताइए तो कैसे काम चलेगा आपका? इसमें से कोई नहीं है। सिक्किम लीस्ट पॉपुलेटेड, लोएस्ट पॉपुलेशन, लीस्ट पॉपुलेटेड, लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहां पे है? नागालैंड में। फर्क देखा आपने दोनों का? मैच कीजिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, लेटेस्ट मिनरल डेटा 2024 का। तो बॉक्साइट में है उड़ीसा, मतलब मेजर चंक उड़ीसा से आ रहा है, अराउंड 76%, 76.3 हुई 76%। कॉमन सॉल्ट गुजरात से आ रहा है, जिंक आ रहा है राजस्थान से, यूरेनियम आ रहा है आंध्र प्रदेश से। आंसर क्या हो जाएगा? ए। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन्वर्टेड कहां होगा, उल्टा कहां होगा पिरामिड ऑफ एनर्जी? पिरामिड है कोई तो वो क्या डिपिक्ट करता है? एक लेवल से, एक स्तर से दूसरे स्तर पे एनर्जी फ्लो, है ना, जहां पे 10% लॉ लगता है, लिंडमैन रूल जिसको कहते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? रिवाइज कर लिया करो ये कॉन्सेप्ट, मैं हल्के से कीवर्ड्स बता रही हूं तो रिवाइज कर लिया करो। कहां पे उल्टा होगा? तो इनमें से तो किसी में नहीं होगा उल्टा, है ना। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, मतलब जो एक दिशात्मक होता है, क्योंकि कैसे, जो एनर्जी फ्लो है फूड चेन में वो एक डायरेक्शन में ही तो होता है। तो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी तो कम होगी ही ना जाके, तो इन्वर्टेड कहीं नहीं होगा इसमें से। इनमें से किसने इंडिया का पहला निफ्टी ऑयल एंड गैस ईटीएफ लॉन्च किया 8 जुलाई 2024 को? हालांकि ये थोड़ा सा पुराना है लेकिन आप थोड़ा सा देख लो, कोई नहीं। लेटेस्ट वाले ज्यादा करना, अभी बाकी के टेस्ट में सब करा दिए जाएंगे कवर, तो भाई पीछे ना पड़ जाना इसी में, ठीक है। चलो, ये हमारे फिर से पेड बैचेस की प्रीलिम्स और मेंस के लिए जितने भी पेड बैचेस हमारे चल रहे हैं, आप उनकी जानकारी पॉज करके देख सकते हैं। ये नंबर्स हैं जिन पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक। 106, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, लेटेस्ट मिनरल डेटा। ये अच्छे नहीं लगते होंगे आपको सवाल, मुझे पता है, पर सिर्फ टेस्ट वाले कर जाना तो भी बात बन जाएगी आपकी। तो इनकरेक्ट पहला है, इनकरेक्ट ही मतलब पहला ही गलत है। 4th लार्जेस्ट नहीं है, 2nd लार्जेस्ट है इंडिया, ठीक है। कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री 2nd लार्जेस्ट है। चाइना लार्जेस्ट है, इंडिया 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व में है, यूएसए लार्जेस्ट कोल रिजर्व में है। भंडारण और प्रोडक्शन दोनों का अलग अलग होता है, थोड़ा सा देख लेना, पता चला गलत कराओ। लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या है भाई? ये बताइए। ये कंट्री है, समझ रहे हैं? 12 लैंडलॉक्ड कंट्री हैं एशिया में,
उनमें से एक है ये, ठीक है। अब जरा कमेंट करके बताएंगे आप मुझे सारी 12। थोड़ा सा मेहनत का होमवर्क है ये, याद रखिएगा। मैम ने 107वें क्वेश्चन में होमवर्क दिया, मैं देखती हूँ कितने बच्चे कमेंट करते हैं। ये कंट्री है, और क्यों पूछा है, क्योंकि ये स्थलरुद्ध है एशिया की। Which of the following district of the state of UP share its border with नेपाल? नेपाल से कौन अपनी सीमा साझा करता इनमें से? महाराजगंज। नेपाल से सीमा साझा करने वाले कितने हैं? देखो, पीलीभीत, पीली लिख देते हैं, खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। 1 2 3 4 5 7 हैं टोटल। 7 ही तो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट पब्लिश करती है? ऐसा पूछ रहा है 109वां क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। बी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पंथ प्रसाद और मैथिली शरण? कौन है ऑथर इस बुक के? रामधारी सिंह दिनकर जी। इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा गलत पूछ रहा है? कौन सा गलत है बताइए। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर 21.76% है, टोटल ट्री कवर 3.41% है, बुशेस मतलब झाड़ियां 2.33% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। कौन सा इनकरेक्ट है? सी गलत हो गया, बुशेस थोड़ी ज्यादा बता दी इसने, 1.33% है। कौन सा नहीं है सही? नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू IFSR लेटेस्ट रिपोर्ट जो भी होती है पढ़ के जानी होती है आपको, ठीक है। टॉप स्टेट मैक्सिमम इंक्रीज जहां पे देखा गया फॉरेस्ट और ट्री कवर में वो छत्तीसगढ़ है। सेकंड टॉप स्टेट है यूपी, और जहां पे सबसे कम रिडक्शन देखा गया है फॉरेस्ट और ट्री कवर में, सर्वाधिक कमी करने वाला राज्य MP है। बताइए। सारे सही हैं। 113। इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्टेट है जहां पे मैक्सिमम इंक्रीज देखा गया है, सबसे अधिक मैनग्रोव वन आवरण में वृद्धि देखी गई है? बताइए। आंध्र प्रदेश में देखी गई है, मतलब 13.01 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखा गया है। 114 नॉट मैच करेक्टली। ये पूछ रहा है, कुछ मिशंस दिए हुए हैं और उनके एम पूछ रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन आपका डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है। अमृत मिशन, अमृत मिशन आपका पॉवर्टी रिडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये है आपका आधारभूत सेवाएं जो हैं उनमें सुधार करना, मतलब जल है, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, ये सब इसमें शामिल है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, तो बी नहीं है सही। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन आप साफ पता चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन साफ पता चल रहा है। तो बेसिक स्कीम ये कब लॉन्च हुई ये भी पता होना चाहिए आपको। हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन एलोकेटेड फॉर द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम अंडर उत्तर प्रदेश बजट 25-26? इंपॉर्टेंट स्कीम्स का आपको पता होना चाहिए। 124 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एट प्रेजेंट विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ शुगरकेन प्राइस सिस्टम? जो गन्ना मूल्य भुगतान है उस मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? यूपी। तो यूपी जहां जहां प्रथम है वो तो हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है ना। 117 कौन सा नहीं है सही? 67,000 करोड़ जो है उसका आवंटन किया गया है जल जीवन मिशन के तहत। और FDI लिमिट उन इंश्योरेंस कंपनीज की जो होली सिर्फ यहीं पे इन्वेस्ट कर रही है उनका 100% कर दिया है। लोन लिमिट किसान क्रेडिट कार्ड से अब 3 से 5 लाख कर दी है। 40,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी सरकारी स्कूलों में अगले 5 साल में। नॉट करेक्ट पूछा इसने, तो ये कुछ गलत है। ये 50 के बनाई जाएंगी, ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब्स। कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन गया है टू अडॉप्ट अ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान, सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? राजस्थान है, ठीक है। मतलब इन्होंने उद्देश्य बनाया है कि 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी ये लोग लेके आएंगे। बहुत अच्छा प्रयास है। हरियाणा गवर्नमेंट यूके गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रही है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाएगी फॉर मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों के प्रबंध के लिए। कहां पे? पंचकुला।
टेस्ट सीरीज में फोकस बहुत चाहिए आप लोगों को, मतलब पूरा 1-1.5 घंटा ऐसे एकदम दिमाग वो हो जाना चाहिए, आपका थक जाना चाहिए, तो ही मानिएगा आपने टेस्ट लगाया है। प्रधानमंत्री की रशिया और ऑस्ट्रिया विजिट के बारे में ये सवाल है। प्रधानमंत्री जो हैं 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पे रहे थे। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया और ऑस्ट्रिया दौरे पे गए उसके बाद 9-10 जुलाई को। मोदी जी की ऑस्ट्रिया यात्रा 31 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। पहला सही है केवल, दूसरा क्यों गलत हुआ? मोदी जी ने 22वां शिखर सम्मेलन ये अटेंड किया था, 22nd था ये, ठीक है। और ऑस्ट्रिया गए थे 9-10 जुलाई, सारा ऐसे पढ़ा करो अंडरलाइन कर करके, ठीक है। और 41 ईयर्स में ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री जो है वो ऑस्ट्रिया गया है, तो ऑस्ट्रिया को जाके मैप पे देखना आपका धर्म बन जाता है, समझ रहे हैं? कुछ भी पूछ सकता है उससे रिलेटेड। कितना अमाउंट इंडिया कंट्रीब्यूट करता है टू यूनाइटेड नेशंस हिंदी के प्रमोशन के लिए? हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पैसे हम कितने देते हैं, कितना प्रमोशन के लिए पैसे देते हैं हम, बताइए? $1.16 मिलियन, ठीक है। इनका क्या बोलते हैं, चार्ज डे अफेयर्स ऑफ इंडिया परमानेंट मिशन है, उन्होंने ऐसा बताया था। तो यूएन प्रोजेक्ट है एक कि यूज ऑफ हिंदी जो है पूरे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में हो ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए हम इतने पैसे दे रहे हैं। Who had launched the Indo-French Liver and Metabolic Diseases Network? प्लीज ध्यान दीजिएगा इस पे, कोई भी ऐसा टर्म आता है तो उसको थोड़ा सा देख लिया कीजिए क्या पूछ रहा है वो। एक सेकेंड आप फिर वर्चुअल नोड है ये टू प्रिवेंट ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक लिवर डिजीजेस एट द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस। अभी देखो ये कहां पे है, नई दिल्ली में। किसने लॉन्च किया ये नेटवर्क? इनफ्लीमेन करके पूछ लेगा किससे रिलेटेड है, तो समझना लिवर से रिलेटेड कुछ है, यहीं पे याद करा रही हूं मैं इसीलिए, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन सा करेक्ट है? वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट है भावनी, यूरेनियम 233 का इस्तेमाल करता है, वो कलपक्कम में सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मीति और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे पे। कितना फैक्ट लोडेड सवाल है ये, सबको अंडरलाइन कर लो। भाषा नेट पोर्टल, बताओ कौन सा सही है? दोनों सही है, क्वेश्चन देखना जरूर से, स्टार बना लो इस पे। कौन इनमें से स्टेटमेंट गलत है? ऑफिशियल विजिट थी प्राइम मिनिस्टर की गुयाना। कहां है गुयाना, पता है कि नहीं पता है आपको? बताइए। साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, इसको मैप पे जाके देख लो, ठीक है। तो अभी हमने रूस और ऑस्ट्रिया की विजिट देख ली, ऐसी टेस्ट की ना लिस्ट बना ली करो, जैसे अभी आपने टेस्ट करा, देखो यहां देखो, एक A4 शीट ली, यहां लिस्ट बना ली, फॉरेन विजिट प्रधानमंत्री की रशिया, ऑस्ट्रिया और गुयाना, 3 कंट्री में इस टेस्ट में आपको पता चली। तो एक डायरी बना लो जिसमें आप ये सारी चीजें नोट कर सको, ठीक है, आसान होता है। तो ये जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ऑफिशियल विजिट पे गए थे नवंबर में, 21 नवंबर 2024। ही बिकेम द सेकंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो वहां गए 56 वर्षों में, और इन्होंने 10 MOU साइन किए कृषि, UPI, रक्षा संबंधी। बताइए कौन सा सही है? बी सही है, ये सही है। तो ये फर्स्ट बने हैं आपके, नहीं कौन सा इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, हाँ दूसरा इनकरेक्ट है। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट गुयाना इन 56 ईयर्स, ना कि सेकंड, मतलब फर्स्ट ही है, ठीक है। और वो 41 सालों में वहां पे गए थे, रशिया और ऑस्ट्रिया नॉट रशिया, सॉरी। तो ये इसलिए सिर्फ सेकंड गलत है, गलत पूछा था ना इसमें। कौन से सिटी में BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप होगी 2025 की? ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं, ठीक है। ये असम में होगी, गुवाहाटी, सारे असम के हैं, गुवाहाटी में होगी, ठीक है। पहली बार हुई थी ये 2008 में पुणे में, तो अब असम में होगी, क्लियर। 126 देखेंगे, कौन सा करेक्ट है? भिलाई स्टील प्लांट, ये छत्तीसगढ़ बेस्ड आर्म है स्टेट रन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इससे तुरंत दिमाग में आना चाहिए मिनी रत्न है, नवरत्न है, महारत्न है, क्या है ये? लिस्ट बना लो इसकी भी। ये क्या करेगा? ये स्टेट का पहला 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करेगा
मरोड़ा वन रिजर्वायर पे, मरोदा या मरोड़ा जो भी है। ब्रिक्स गेम्स 2024 रशिया ने होस्ट करे कजान मॉस्को में, कजान और मॉस्को में 12 से 24 जून तक। कौन सा सही है? दोनों सही है। इनकरेक्ट पूछ रहा है। 900 ईयर ओल्ड कन्नड़ इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है तेलंगाना के महबूब नगर के जड़चरेला मंदिर में, मंदिर है नगर गंगापुरम, इससे ये प्राप्त हुआ है। रक्षा सचिव श्री गिरधर अरामने ने एक कमेमोरेटिव कॉइन जो है, स्मारक सिक्का जिसको बोलते हैं, वो जारी किया है। किस लिए? टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 300 इयर्स ऑफ मजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। कौन सा? इनकरेक्ट है, दूसरा वो है, ये इसमें से इनकरेक्ट है। ये 250 इयर्स हुए हैं पूरे, ना कि 300। ऐसे भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। मई में ये रिलीज किया है, मई 2024 में, तो है तो पुराना, लेकिन अब क्या करें। अभी कुछ रीजनिंग के सवाल हैं, ये आपको देखने होते हैं, इनको आप अरेंज कीजिए डिक्शनरी में। अब बताइए कोई बात है? पर्सन पेरिशेबल देख लो, कौन सा आ जाएगा? ये आएगा पीरियड, पहले आएगा पीपल, फिर पीरियड, फिर पेरिशेबल, फिर पर्सन। मिसिंग नंबर बोल रहा है सीरीज में, देखो एक बार इस क्वेश्चन को, क्या हो जाएगा आंसर? 6, 11, 20, 37, 70, 135, 264, 521। तो मतलब रॉन्ग नंबर कौन सा हो गया? बी हो गया रॉन्ग नंबर, 72। फिर से मिसिंग नंबर पूछ रहा है ये, तो 130 का हो जाएगा आपका 4, तो 4 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 6, कितना हो गया? 12। तो सबका 12 और 8 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 7, ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 28। ऑड वन आपको सिलेक्ट करना है इसमें से 131 का, तो आप अपना उस पे करके देख लीजिएगा, ABCD पूरा लिख के, तो इसका आंसर QT हो जाएगा। अभी बोल रहा है ऐसे कितने 5 हैं जो ना तो इमीडिएटली प्रिसीड हो रहा है, इनको यहाँ देख लिया करो, इंग्लिश वाले भी हिंदी में देख लिया करो, जिनके ठीक पहले ना तो 4 है ना ही ठीक बाद में 7 है, तो इसको आप देख लेना, ये 3 है ऐसे। Which of the following words cannot be written using the word knowledge? ये बताओ, क्या मतलब इसमें क्या बताने के लिए क्या है? वूंड नहीं बन सकता है, मतलब OU नहीं है इसमें कहीं भी। पोलियो जैसे वायरस से संबंधित है, एंथ्रैक्स किससे है? बैक्टीरियल रोग है एक, डी हो जाएगा। किसी सीक्वेंस में ग्रेड को 252 लिख रहे हैं, और क्या बोलते हैं, ऐसे ही पॉट को क्या लिखेंगे? ग्रेड को 252 हो जाएगा, तो ये आपका इनको GREAT को कोई 7वें पे आ रहा है, फिर कोई जो है आपका 18 पे आ रहा है, कोई 5 पे आ रहा है, उन सबका LCM लेके 5 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 252। ऐसे ही POT में LCM लेना है आपको 16 का, 15 का, 20 का, 240 बाय 3, 80 हो जाएगा आंसर ए। 136 कितने ट्राइंगल्स हैं काउंट कर लीजिए, इसका आंसर है बी 18। इन हिंदू मंथ को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। पौष, अश्विन, आपका मार्गशीर्ष, कार्तिक। तो पहले कैसे होगा ये आंसर? तो देखो बी हो जाएगा इसका, आप जानते होंगे। पहले आता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर अश्विन, फिर कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, फिर पौष, फिर माघ और फिर फागुन। मार्च हो गया ना, उसके बाद हिंदू नववर्ष शुरू होता है। कितने लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में जो सेम अपीयर होते हैं जब आप वाटर में ऊपर से नीचे दिखता है ना, तो ऐसे आपका सी हो जाएगा, 9 है। जैसे बी हो गया, ऐसे उल्टा देखोगे तो ये दिखेगा, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे। इनमें से कौन सा 3 से अलग है? क्रू, क्राउड, गुड्स और कैवलकेड, जलूस जिसको कहते हैं। तो गुड्स अलग हो गया ना, क्यों? गुड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? ये होता है ग्रुप ऑफ राइडर्स, कैवलकेड। और क्राउड होता है ग्रुप ऑफ मैन, ग्रुप ऑफ सेलर्स को क्रू कहते हैं, और गुड्स के समूह को तो स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक होता तो ये ठीक होता। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑड है इनमें से? कायरो, सिडनी, हवाना, बैंकॉक। तो आसान है क्वेश्चन। सिडनी सिटी है ऑस्ट्रेलिया में, कायरो कहाँ की कैपिटल है? इजिप्ट की, पता है कि नहीं पता ये? हवाना कहाँ की है? क्यूबा की। बैंकॉक किसकी कैपिटल है? थाईलैंड की। पेपर क्लियर कीजिए और फिर थाईलैंड जाइए घूमने, ठीक।
सामान्य हिंदी के 60 प्रश्न। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि हिरण्यगर्भ शब्द का उचित पर्याय क्या होगा। तो हिरण्यगर्भ कहा किसको जाता है, अगर आप ये जानते हैं तो आप आराम से ढूंढ लेंगे, लेकिन यहाँ मूल शब्द नहीं दिया हुआ है बल्कि पर्यायवाची के जवाब में पर्यायवाची ही दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है आत्मभू, स्वयंभू और क्षीरोद। डी में कहा गया है कि ए और बी दोनों। तो हिरण्यगर्भ कहा जाता है ब्रह्मा जी को, और आत्मभू और स्वयंभू शब्द भी उन्हीं के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसीलिए हमको डी को चुनना चाहिए। ए तथा बी दोनों ये हिरण्यगर्भ के यानी ब्रह्मा जी के सही पर्याय है। क्षीरोद कहा जाता है माता लक्ष्मी को। दूसरे को देखिएगा, कहा जा रहा है प्रश्न में कि कोविद और बुध ये दो शब्द हैं, इनके लिए सही पर्याय का चयन करिए। कोविद और बुध दोनों का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति या ऐसा जीव जो कि बहुत ज़्यादा विद्वान हो, प्रखर विद्वान हो। तो अब इसमें किसको चुनेंगे, साफ साफ दिख रहा है ए वाला विकल्प। यहां देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम था तारा, और तारा और चंद्रदेव इनकी संतान थे बुध। ठीक है, तो बुध बहुत ज़्यादा विद्वान थे और उतने ही सुंदर थे, इन्हें इसीलिए ग्रहों का और देवताओं का राजकुमार कहा जाता है। फिलहाल इसमें आप विद्वान शब्द को, बुध का नामकरण वैसे ही हुआ था, विद्वान इसका शाब्दिक अर्थ होता है, और कोविद भी विद्वान को ही कहा जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिएगा, नश्वर और देवता ये दो शब्द हैं, दोनों के लिए अलग अलग आपको पर्यायवाची ढूंढना है, लेकिन समस्या ये है कि पर्यायवाची का जोड़ा होना चाहिए, यानी दो शब्द जोड़े में दिए हुए होने चाहिए। तो अनित्य और मरणशील, अमर्त्य और मरणशील, अनित्य और अमर्त्य, अमर्त्य और निर्जर। प्रश्न संख्या 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से सी वाला, अनित्य और अमर्त्य। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, नश्वर यानी अनित्य जो कि नित्य न चल सके, और अमर्त्य यानी देवता जो कि कभी मरे न। वैसे आप देखेंगे अनित्य शब्द के अलावा मरणशील जैसे शब्द भी नश्वर के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। भाई नश्वर यानी जो कि नष्ट होने वाला है, मरणशील यानी जो कि मरने वाला यानी नष्ट होने वाला है। देवता के लिए अमर्त्य के अलावा निर्जर, विबुध इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। फिलहाल सी को चुना। चौथे को देखिए, हरियान और वैनतेय ये शब्द जो हैं ये पर्यायवाची हैं किसके, हरियान। अलग से इस शब्द को अगर आप अलग अलग करते हैं, यान मतलब होता है वाहन, और हरि मतलब भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु के वाहन कौन है। और दूसरा शब्द है वैनतेय यानी विनता, विनता एक स्त्री का नाम था, तो उनके पुत्र। अब ये दोनों शब्द इस्तेमाल होते हैं गरुड़ जी के लिए, तो गरुड़ इसमें कहाँ पर दिया हुआ है, नीचे ये वाला। ठीक है, हरियान और वैनतेय, इनकी माता का नाम विनता था। और भ्रमर के लिए उचित पर्याय बताइए। 5वां क्वेश्चन, निशीथ, शर्वरी, षटपद और तमिस्रा। तमिस्रा, तमस्रा नहीं बल्कि तमिस्रा। सही जवाब इसमें षटपद हो जाएगा, 6 पैरों वाला। 6 पैरों वाला जो कीट है उसको भौरा कहा जाता है, काले रंग का भौरा आपने देखा होगा, भ्रमर उसी को संस्कृत में कहते हैं। बाकी निशीथ, शर्वरी और तमिस्रा ये रात के अलग अलग प्रहरों के नाम हैं। मतलब रात्रि को मोटे तौर पर हम लोग क्या देते हैं, लेकिन उसमें भी मध्य रात्रि, रात्रि का पहला प्रहर, अंतिम प्रहर ऐसे करके नामकरण किया जाता है। तो ये सभी रात के पर्यायवाची है, लेकिन सी वाला भौरे का है। इसके बाद 6वें प्रश्न को देखिएगा, यहाँ आ जाइए। कहा गया कि कुशेशय, कुशेशय देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, कुशेशय का मतलब क्या होता है। तो ये कमल का पर्यायवाची है। कुशेशय जो शब्द है ये कमल के लिए इस्तेमाल होता है। सीधे सीधे आप ए वाले को चुन लीजिए। बाकी विष आप जानते हैं जहर को कहा जाता है, और कालकूट जहर की ही एक वैरायटी है। कालकूट, हलाहल ये सब जहरों के नाम हैं। अलग अलग तरह के ये जहर होते थे जो कि बहुत घातक होते थे। आगे चलते हैं, 7वें प्रश्न को देखिए। उपालंभ, उपालंभ, उपालंभ शब्द जो है ये संस्कृत का है। इसका तद्भव रूप यानी सरल रूप होता है उलाहना। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें से क्या अर्थ निकलेगा, शिकायत। उलाहना दिया गया, उपालंभ दिया गया यानी शिकायत की गई। तो बी वाला विकल्प चुन लेते हैं, बाकी सारे ठीक, मतलब इसके विकल्प नहीं। हौसला, स्पर्धा और रुझान इन सबको आप जानते ही हैं। अब यहाँ 8वें को देखिए। वाक्य दिया है कि घर या महल का भीतरी भाग जिसमें कि स्त्रियां रहती हैं, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है अंतःपुर। ठीक है, अंतःपुर या फिर अंतःपुर कह सकते हैं, और नहीं तो राजाओं के मामले में बात है तो रनिवास कहा जाता है। तो आप ये बताइए कि अंतःपुर के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द सही चुना जाएगा। मतलब अंतःपुर एक शब्द है जो कि संस्कृत से मिलता जुलता है, मतलब संस्कृत का मूल रूप से नहीं है, लेकिन हाँ उसी से संबद्ध है, और उसी के समान अर्थ वाले शब्द हमें इसमें से ढूंढने हैं। एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। देखिए इसमें तो रनिवास है, हरम खाना है, तह खाना है, और एकाधिक सत्य भी हो सकते हैं, वो भी दिया हुआ है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
एकाधिक सत्य है, रनिवास भी कहा जाता है, हरम भी कहा जाता है, ठीक है, जनान खाना भी कहा जाता है, तह खाना तो नहीं कहा जाता। हालांकि ये रनिवास और हरम की जो स्थिति है वो तह खाने से कम नहीं होती है। मतलब यहाँ पर जो महिलाएं रहती थी उनको मध्यकाल में, बाकी और समय में क्या होता था ये तो ईश्वर ही जानते हैं, मध्यकाल में जब स्त्रियों की दशा एकदम दयनीय थी तो उस समय इन्हें असूर्यम पश्या कहा जाता था, यानी सूर्य की रोशनी भी इनको देख नहीं पाती थी, यानी घूंघट के ऐसे आवरण में ढकी रहती थी कि सूर्य का प्रकाश भी इन्हें मैसर नहीं होता था। तो फिलहाल रनिवास और हरम खाना या हरम ये 2 शब्द इसमें से पर्याय हैं अंतःपुर के। बाकी आप चले 9वें की ओर। 9वें को देखिएगा, पत्थर का उचित पर्याय क्या है? शैल, उपल, कांतार और श्लाघा। शैल, उपल, कांतार और श्लाघा, बताइए। तो अब इसमें अगर आप चुनते हैं तो सही जवाब इसका हो जाएगा बी वाला। उपल, पाहन और प्रस्तर जैसे जो शब्द हैं वो पत्थर के पर्यायवाची हैं। शैल चट्टान को कहा जाता है, मतलब पर्वत के लिए इस्तेमाल होता है। पत्थर उसका एक टुकड़ा है, पूरा पर्वत नहीं, तो इसीलिए उपल शब्द यहाँ पर इस्तेमाल होगा। बाकी कांतार जंगल को कहा जाता है। श्लाघा मतलब प्रशंसा होता है। आगे चलते हैं, 10वें को देखिए, द्विजराज और मृग लांछन। द्विजराज और मृग लांछन ये 2 शब्द हैं, आप बताइए कि ये किसके पर्यायवाची? ये तो बहुत जग जाहिर बात है, चंद्रमा के पर्यायवाची। चंद्रमा के ऊपर धब्बा है, मृग लांछन इसीलिए कहा जाता है। बाकी द्विजराज इनको कहा जाता है, द्विजों के राजा। ठीक है, 11वें प्रश्न से अब हम यहाँ तद्भव तत्सम को देखेंगे। तो पूछा है पहले में, यानी 11वें प्रश्न में तद्भव तत्सम का पहला कि तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? उपविष्ट, द्वानवति, मार्ग और मठिया। बोलने में ज़्यादा आसान कौन सा है? तो बोलने में आसान है मठिया, मठ होता है इसका, ठीक है, मठ इसका संस्कृत रूप होता है। बाकी सारे तत्सम है पहले से ही। उपविष्ट यानी बैठ जाओ, कहते हैं ना लोकसभा में स्पीकर चिल्लाते हैं बैठ जाइए, दूसरे को बोलने दीजिए, लेकिन वो बैठते ही नहीं है, लगातार गला फाड़ते रहते हैं, और जब बैठने के लिए कहा जाएगा तो और डबल चिल्लाएंगे। तो बैठ जाइए, उपविष्ट। द्वानवति 92, 92। मार्ग आप जानते ही ये रास्ता होता है। तो ये सब जो है ये संस्कृत के हैं, खाली मठिया जो है वो तद्भव है, ठीक है। तो तद्भव ही हमको ढूंढना था। इसके बाद 12 को देखिए, श्यालीवाट, अच्छा शब्द है, ये तत्सम है। बताइए इसका तद्भव क्या होगा? तो अब आप 2 को तो बाहर कर दीजिए बिना झिझक के। इसमें से बताइए ये साढ़ू भाई हैं कि साले साहब हैं? कौन से हैं? साढ़ू को कहा जाता है या फिर साले को कहा जाता है? क्या इसमें दिया हुआ है? श्यालीवाट, तो श्याली कहा जाता है साली को, लेकिन वाट यहाँ लिखा हुआ है, अब उसको क्या करेंगे? सोच कर बोलिएगा। और इसमें अपना सही जवाब हो जाएगा साढ़ू, ठीक है। श्याल कहा जाता है या श्याला कहा जाता है साले को। साढ़ू के लिए श्यालीवाट या श्याली वोढर जैसे जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो अपना जो बी वाला विकल्प है वो सही। आगे चलते हैं, 13वें को देखिए, कौन सा तद्भव तत्सम जोड़ा जो है वो गलत है? विछोह का विक्षोभ दिया है, कुम्हड़े का यानी कोहड़े का कुष्मांड दिया है, पराठे का परपटा दिया है और आरसी का आलस्य दिया है। बताएं। तो आलसी का अगर आलस्य दिया होता तो कुछ हद तक ठीक समझ में आता, मतलब वो सही भी होता है। लेकिन यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आरसी लिखा हुआ है। आरसी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो ये वाली जोड़ी गलत है। आरसी का आदर्श हो जाएगा, मतलब ऐसी चीज़ जिससे कि आप अपने आप को परख सकते हैं, मतलब वो अपने आप में निर्दोष है, बिल्कुल एकदम बेदाग है, और उससे आप अपनी असलियत जान सकते हैं। हाथ में हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब आप देखें कि दर्पण की आवश्यकता या नज़ीर या प्रमाण या आदर्श की आवश्यकता उसको क्या पड़ेगी, है ना। वहीं से वो लोकोक्ति बनी हुई है कि जब आपके हाथ में ही प्रमाण मौजूद है तो आपको फिर किसी साक्ष्य या किसी आदर्श की आवश्यकता ही क्यों है ना। तो वही चीज़ यहाँ आदर्श शब्द इसके लिए सही होता है। मतलब आरसी एक तद्भव शब्द है, टूटा हुआ शब्द है, और इसका शुद्ध रूप, इसका तत्सम रूप होता है आदर्श, न कि आलस्य। तो ये वाला जो डी वाला विकल्प है ये बाहर है, बाकी सारे सही हैं। पराठे को परपटा भी कहा जाता है और परपट भी कहा जाता है। कूष्मांड कोहड़े के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ देखिए 14वें को श्रेणु लिखा हुआ है, श्रेणु। बताइए कि इसका तद्भव रूप क्या होगा। तो श्रेणु का तद्भव रूप होता है, ये संबोधन वाला शब्द है। श्रेणु यानी सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। जब कोई सप्तशती या इस तरह के मंत्रों का आप पाठ करते हैं तो श्रेणु देवी प्रयक्षामी इस तरह से लिखा होता है। कुंजिका स्त्रोत आपने पढ़ा होगा। तो श्रेणु देवी यानी सुनिए देवी, आपको मैं सुना रहा हूँ, आपकी प्रशस्ति सुना रहा हूँ, है ना। तो ये श्रेणु शब्द जो है ये सुनने से संबंधित है, और सुन यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको आप चुन लीजिए, बाकी सारे इसमें बाहर हो जाएंगे। सींग को श्रृंग कहा जाता है। सुन्न जो है ये यहाँ आप देख रहे हैं ये देशज शब्द है, वैसे तद्भव नहीं है। सूंड के लिए शुंड इस्तेमाल होता है। चलिए 15वें को देखिएगा। 15वें में कहा गया कि कौन सा तत्सम नहीं है।
लटन लिखा है, मंडूक लिखा है, मधुक लिखा है और मूठ लिखा है। तत्सम जो नहीं है वो आपको चुनना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें जो मूठ आप देख रहे हैं ये अपना तत्सम शब्द तो नहीं है, बोलने में बड़ा सरल है, ये तद्भव है, बाकी सारे तत्सम है। लटन जो है ये लटकने को कहा जाता है, मंडूक मेढक को कहते ही है, कूप मंडूक, है ना। और मधुक शब्द महुए के लिए इस्तेमाल होता है। एकमात्र मूठ जो आप देख रहे हैं ये यहाँ आप देखेंगे कि तत्सम शब्द नहीं है, मूठ मुष्टि को कहा जाता है, तो ये बाहर कर दीजिए और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 16वां देखिए, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? महंगा, भात, शिम्बा और बिल। बाकी सारे तो तद्भव शब्द हैं, लेकिन ये शिम्बा जो लिखा हुआ है ये तत्सम, सेम इसको कहा जाता है। सेम की सब्जी आपने खाई होगी, ठीक है, ये शिम्बा का तद्भव रूप हो जाएगा। बाकी सारे पहले से ही तद्भव है। महंगे का तत्सम होता है महार्घ, भात का ओदन होता है, भात यानी पका हुआ चावल, तो उसके लिए ओदन शब्द इस्तेमाल होता है, और बिल के लिए विवर। तो 17वें की ओर चलते हैं। अहेर और खोई ये दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों ही अपने तद्भव हैं, ठीक है, तद्भव शब्द हैं दोनों। इसके लिए तत्सम जोड़ा आपको चुनना है। तो अहेर का तत्सम क्या होता है, खोई का तत्सम क्या होता है, दोनों पता होना चाहिए, तब जोड़ा सही में बैठेगा। तो 17वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा बी वाला, आखेट और छोद्र। अहेर यानी आखेट, इसीलिए शिकारी को अहेरी कहा जाता है। और खोई के लिए छोद्र शब्द इस्तेमाल होता है। खोई मतलब होता है छिलका, किसी चीज़ का रस निचोड़ के खाली छिलका छोड़ दीजिए तो उसको खोई कहा जाता है। जैसे गन्ने का रस, गन्ने को पेरा जाता है ना, रस बाहर आ जाता है, अब रस से चीनी, गुड़ और तमाम चीज़ें बनती हैं, और गन्ने का जो छिलका और उसका तना, सूखा तना होता है, वो खोइया के रूप में, खोई के रूप में बाहर आ जाता है। मतलब वेस्ट मटेरियल होता है जिसको कि जला के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, छिलके के लिए खोई शब्द इस्तेमाल होता है और इसको छोद्र कहा जाता है, छिलका। तो बी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद 18 में आ जाइए, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अर्क, गिरगिट, भांग और तेवर, बताइए। तद्भव जो नहीं है वो आपको चुनना है। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो जो शुरुआती शब्द है अर्क, वही एकमात्र तद्भव नहीं है, वो तत्सम है, बाकी सारे इसमें तद्भव हैं। गिरगिट को तत्सम रूप में कहा जाता है गलगति, जिसका गला हमेशा हिलता हुआ हो, गर्दन हिलाता है ना, तो गलगति कहते हैं। भांग के लिए भृंगी शब्द इस्तेमाल होता है, और तेवर के लिए त्रिकुटी शब्द इस्तेमाल होता है, त्योरी चढ़ गई, ठीक है, मतलब भौं सिकोड़ लिया आपने, बीच का स्थान जो है दोनों भौं के वो ऐसे मुड़ गया, तो तेवर चढ़ा लिए, वो कहा जाता है। तो बाकी सारे अपने पहले से ही तद्भव थे। अर्क जो एकमात्र शब्द है इसको अरग कहा जाता है ऐसे, लेकिन अर्क इसका शुद्ध रूप है, उसे आप देख रहे हैं, तो ये तद्भव तो नहीं है, ए वाले को बाहर कर देंगे। इसके बाद 19 को देखिए, तद्भव कौन सा है बताइए? चक्रवाक, नकुल, प्रतिवासी और तमोली। जाहिर सी बात है कि डी वाला हो जाएगा, तमोली यानी पान वाला, पनवाड़ी। तांबुली किसका सही तत्सम रूप होता है? बाकी चक्रवाक एक पक्षी को कहा जाता है, और इसे हम लोग ठेठ में बोलते हैं चकवा, चकवी, है ना। नकुल यानी नेवला, और प्रतिवासी यानी पड़ोसी। डी वाला ऑप्शन अपना परफेक्ट। 20वें को देखिए, लाख एक तद्भव शब्द है, सही इसका तत्सम क्या होगा बताएं? लक्ष्य, लाज, लक्ष्य। तो लाख के लिए यहाँ आप तत्सम चुनिएगा, कौन सा होना चाहिए? सही जवाब क्या होना चाहिए? तो सही जवाब इसका लक्ष्य हो जाएगा, और लक्ष्य यहाँ पर दिया हुआ है बी वाले में। अब 21वें से वाक्य वर्तनी शुद्धि आरंभ होती है। पहले वाक्य अशुद्धि दूर करेंगे, तो अशुद्ध वाक्य का ही चयन करने के लिए कहा गया है। लिखा हुआ है कि हम लोग यहाँ कुशलता पूर्वक हैं, आज का अवकाश देने की कृपा करें, आपको केवल 20 रुपये मात्र ही दे सकता हूँ। आप तो नहीं गए मगर आपका भाई आया था, बताएं इसमें से। 21वां आप देख रहे हैं, तो ये जो 21वां प्रश्न है इसका सी वाला ऑप्शन यहाँ से बाहर कर दीजिए, वही गलत है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? आप यहाँ लिखा हुआ है ना, आपको केवल 20 रुपये मात्र ही दे सकता हूँ, तो आपको केवल 20 रुपये ही दे सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपको 20 रुपये मात्र ही दे सकता हूँ, वो भी सही होगा। लेकिन यहाँ केवल, मात्र दोनों अव्यय शब्दों का इस्तेमाल बार बार आप करेंगे और समान अर्थ वाले हैं, तो ये गलत हो जाएगा, तो हमने सी को चुना। अच्छा 22 को देखिएगा, पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है, ये वाक्य है, गलत वाक्य है, ये आप देखकर मालूम कर सकते हैं, लेकिन त्रुटि कैसी है शुद्ध नहीं करना है, बस अशुद्धि कैसी है वो बतानी। पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है, बताइए। तो पिताजी द्वारा अखबार पढ़ लिया गया है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, तो ये शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर असल में वाच्य संबंधी दोष, ठीक है, वाच्य संबंधी दोष है। वाक्य में कितने प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं, एक बार इसको हमारे नोट्स से पढ़ लीजिए। वाक्य शुद्धि वाला जो पोर्शन है ना, उसमें ये चीज़ें दी हुई हैं, मतलब पूरा क्लासिफिकेशन के साथ दिया हुआ है कि वाक्य में कितने तरह की गड़बड़ियाँ हो सकती हैं।
उतना अगर आपको आइडिया है तो आप गलत नहीं करेंगे। तो इसीलिए वाच्य संबंधी दोष यहाँ पकड़िएगा और आगे चलिए। 23वां प्रश्न देखिए, कहा गया कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। वाक्य गलत तो ही है, घनिष्ठ संबंध होता है, घोर नहीं होता। लेकिन घोर शब्द का भी तो वही मतलब है, गाढ़े से तात्पर्य है या अधिक से तात्पर्य है। तो फिर हम घोर क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्या वजह है? तो वजह यह है कि यहाँ पर त्रुटि हो जाएगी, और त्रुटि किस तरह की होगी? त्रुटि हो जाएगी विशेषण संबंधी। घोर और घनिष्ठ दोनों है विशेषण और दोनों है गुणवाचक विशेषण, लेकिन जहाँ पर जो इस्तेमाल होना चाहिए परंपरागत तरीके से उसी को इस्तेमाल करना है। तो जीवन और साहित्य के बीच में संबंध कैसा है? अच्छा संबंध है, नकारात्मक संबंध नहीं है, सकारात्मक संबंध है। तो सकारात्मक चीज के लिए घोर जैसा नकारात्मक शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, घनिष्ठ जैसा सकारात्मक शब्द इस्तेमाल करेंगे, बस यही बात है। तो इसीलिए इसमें विशेषण संबंधी यानी विशेषण के गलत प्रयोग संबंधी दोष। 23 के बाद 24, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। अब ये वाक्य बताइए कि इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए। तो अशुद्ध वाक्य तो आप देख ही चुके हैं, शुद्ध रूप कुछ ऐसा होना चाहिए कि चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। और मजे की बात यह है कि जगती, जगती जो शब्द है वो क्या है? खुद पृथ्वी का पर्यायवाची। तो आप सीधे सीधे पृथ्वी तल और आकाश लिखिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जगती तल को भी हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर विकल्प में नहीं दिया है, तो सभी अशुद्ध है, आप ऐसा चुन सकते हैं, क्योंकि जगती शब्द वैसे भी यहाँ हर जगह जगती 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 मौजूद है। या तो तुम जगती लिख लो या फिर पृथ्वी लिख लो, है ना? तो दोनों ही नहीं लिख सकते। जगती जगती की मूक प्यास, ये रूपसी तेरा घन केश पास, इस तरह से कविता में आप पढ़ते हैं ना, तो जगती जो है ये पृथ्वी को खुद कहा जाता है। अवनी, छोड़ी, जगती, ये सारे जो है ये पर्यायवाची है पृथ्वी के। दोनों एक ही जैसे शब्द, मतलब एक अर्थ वाले एक साथ प्रयोग क्यों करना है? आप सीधा लिखिए कि चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी धरती और आकाश तल में फैली हुई थी, या धरती तल और आकाश में फैली हुई थी, काम बन जाएगा। तो सारे के सारे अशुद्ध हैं, इसमें कोई सही नहीं। 25 को देखिए, विद्या वाचस्पति, विद्या लिखा कैसे है वो पढ़ा जा रहा है, विद्या वाचस्पति ऐसे लिखा है, जबकि होता क्या है? विद्या वाचस्पति, श नहीं होता है, स होता है। स कैसा? मूर्धन्य श होता है। तो अब इसमें चुन लीजिए कि कौन सा होना चाहिए। ए वाला जो है, मतलब माफ कीजिएगा 25वां जो है, इसमें सी वाले विकल्प को बहुत ध्यान से देखेगा, वहां पर हमारे काम की चीज दी हुई है। अच्छा, मूर्धन्य श होना चाहिए कि सामान्य स होना चाहिए? वाचस्पति को एक बार लिख कर देख लीजिए, यहाँ वाचस्पति ठीक तरीके से नहीं लिखा हुआ है, वचस्पति लिखा हुआ है, जबकि होना चाहिए वाचस्पति। तो अपने इसमें से कोई भी विकल्प हमारा सही नहीं दिखाई देता है, सारे के सारे विकल्प जो है उनमें समस्या है, ठीक है। सही शब्द क्या होगा? सही शब्द होगा विद्या वाचस्पति। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें खाली जहाँ पर तालव्य श है उसकी जगह आप दंत्य स बना दीजिए, मूर्धन्य श यहाँ नहीं होगा, ठीक है। वो आपको घुमाने के लिए कहा गया, लेकिन मूर्धन्य श यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर होगा सामान्य दंत्य स, सामान्य छोटा स, वो भी आधा। विद्या वाचस्पति यानी विद्या का मूर्धन्य विद्वान। अब किस विद्या का है वो पता चलेगा बाद में। तो इसमें से कोई भी विकल्प हमारा फिट नहीं है, सारे विकल्पों में कुछ न कुछ समस्या है। इसके बाद आगे चलते हैं, 26 को देखिए। अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन करना है। वांछनीय, पिपीलिका, शुश्रूषा और मुमूर्षु दिया हुआ है। बताइए कि इसमें से अशुद्ध वर्तनी किसकी है। 26 को देखिए, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अपना डी वाला, मुमूर्षु लिखा हुआ है, वही इसमें से गलत है। मुमूर्षि यानी जिसे मर जाने की कामना है, जो मरने की इच्छा रखता है, तो मुमूर्षु नहीं बल्कि मुमूर्षु होता है। श पर ये जो अंत में मूर्धन्य श है, छोटे ऊ की मात्रा होती है, मुमूर्षु, डी वाला ऑप्शन। बाकी सारे जो है वो इसमें सही दिए हुए हैं। पिपीलिका चींटी को कहा जाता है। 27 को देखिए, कुंडली शब्द लिखा है जो कि गलत है। बताइए कि इसमें किस प्रकार का दोष है। गलत तो है ही है, शुद्ध भी आप कर लेंगे, मतलब आधे न की जगह पर यहाँ अड़ा आधा होना चाहिए था, कुंडली, वो नहीं दिया है। तो फिर बताइए ये गड़बड़ी कैसी है? ये व्यंजन द्वित की समस्या है, या फिर संयुक्त व्यंजन का दोष है, व्यंजन संबंधी दोष है, या स्वर मात्रा का दोष? तो स्वर मात्रा का दोष तो यहाँ है नहीं, मामला व्यंजन का ही है, क्योंकि अड़ा शब्द जो आप देख रहे हैं या फिर न, ये दोनों ही व्यंजन है, स्वर नहीं है। और इन्हीं दोनों में गलत प्रयोग, मतलब इसको यूज करना चाहिए, हमने इसको कर दिया तो इसलिए गलत हुआ है। तो ये व्यंजन संबंधी दोष है, ये तो पक्की बात है। और पक्की बात है तो इसमें से आप चुन लीजिए कि फिर कौन सा होना चाहिए। सही जवाब इसका संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धि होगी, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, जब व्यंजनों को हम संयुक्त करते हैं, जोड़ते हैं, वहां पर दोष उत्पन्न हुआ है, इसलिए जो व्यंजन इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हो पाया, तो हम बी को चुनेंगे।
इसके बाद अब व्यंजन द्वित्व वाला जो लिखा हुआ है ना, वो तब होता जब एक ही व्यंजन का 2 बार दोहराव हो रहा होता और उसमें हम गड़बड़ करते, तब हम ए वाले को चुनते। लेकिन यहाँ पर समस्या है 2 व्यंजनों में हेर फेर की, मतलब एक की जगह दूसरा यूज हो गया है, तो बी वाला विकल्प इसमें सही होगा। इसके बाद 28 की ओर चलते हैं। बाकी आप देख रहे हैं, किसी कोर्स से जुड़ने की इच्छा है जुड़ सकते हैं। फिलहाल जिस कोर्स में है उस पर ध्यान लगाइए और यहाँ देखिए, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, वाक्य है। अब ये जो वाक्य है इसमें कैसा दोष, पुनरुक्ति संबंधी दोष है, पदक्रम का दोष है, विशेषण संबंधी दोष है, क्रिया संबंधी दोष है, किस प्रकार का दोष? मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, 28। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, पुनरुक्ति संबंधी दोष है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। मध्यकालीन यानी मध्यकाल या मध्य युग, जो बीच का समय था। तो काल और युग दोनों जो है वो समय के ही पर्यायवाची हैं, दोनों को एक साथ क्यों यूज करना? तो यहाँ एक समान अर्थ रखने वाले 2 शब्दों को हमने इस्तेमाल किया, तो पुनरुक्ति का दोष उत्पन्न हो गया है। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि को चुनिए, ए वाला विकल्प। लिखना चाहिए था कि मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति या फिर मध्य युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। 29 को देखिएगा, कहा जा रहा है यथेष्ट, घनिष्ठ, व्यापित और नर्क। ये शब्द है, इनमें आप देखेंगे कि त्रुटि है सभी में। कैसी त्रुटि है वो बताइए। तो 29 को ध्यान से देखिएगा, इसका बी वाला होना चाहिए। संयुक्त व्यंजन का यहाँ भी दोष है, मतलब 2 व्यंजनों को जब हम आपस में मिला रहे थे, कोई एक व्यंजन ह्रस्व स्वर में था यानी आधा था और दूसरा पूरा था, तो उसी में गड़बड़ हुई। जैसे कि यथेष्ट लिखा हुआ है, ठीक है, यथेष्ट होता है, यथेष्ट नहीं होता है, तो हमने ठ इस्तेमाल कर दिया ट की जगह। वैसे ही घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है। व्यापित नहीं होता है, व्याप्त होता है। और नर्क नहीं लिखा जाता है बल्कि नरक लिखा जाता है, मतलब र आधा नहीं बल्कि पूरा रहेगा। तो ये व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। और व्यंजन में भी कैसी, व्यंजन का जो आपस में जोड़ होता है, संयोग होता है, वहां पर त्रुटि हुई है, तो बी को चुनते हैं। इसके बाद 30वें को देखिए, शुद्ध अशुद्ध, अशुद्ध शुद्ध युग्मों में से गलत का चुनाव करिए, यानी पहला जोड़े में से जो पहला शब्द है वो गलत है, दूसरा सही। विस्मृत लिखा है, उसको विस्मृत समेट कर दिया है। सृष्टि ऐसे, उच्च श्रृंखल ऐसे, अनुसंगिक, आनुषंगिक। अब बताइए इसमें गलती कहां पर है? तो इसका सी वाला जो है वो इसमें गलत है। उच्च श्रृंखल लिखा हुआ है, फिर उच्च श्रृंखल इस तरह से लिख दिया है, जबकि उच्च श्रृंखल होता है, मतलब लिखेंगे कैसे, आधा च रहेगा, फिर छ रहेगा और छ के नीचे ऐसे री वाली जो मात्रा है वो रहेगी और ऊपर ऐसे बिंदु रहेगा, फिर ख रहेगा और ल रहेगा। इस तरीके से काम होगा। और यहाँ पर ये वर्तनी गलत लिखी हुई है, बाकी सारे सही। ठीक है, आगे चलते हैं। 31 को देखिए, विशेषण विशेष्य, और ये विशेष्य विशेषण युग्म है, यानी विशेष्य पहले है, विशेषण बाद में है। इन युग्मों में से त्रुटिपूर्ण जो है उसको छांट कर आपको बाहर करना है। तो जागरण का जागृत लिखा है, प्रौढ़ता का प्रौढ़ लिखा है, मैथिल का मिथिला लिखा है और परतंत्रता का परतंत्र लिखा है। आप बताइए। तो 31वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से सी वाला। त्रुटिपूर्ण इसमें से आपका सी वाला है, मैथिल और मिथिला। ठीक है, मिथिला का मैथिल होना चाहिए। ठीक है, विशेष्य और विशेषण का जोड़ा है ना, तो विशेष्य आपको पहले लिखना होगा और विशेषण बाद में लिखना होगा। तो मूल शब्द तो मिथिला ही है, मिथिला जगह का नाम है, और बाकी जितने शब्द मिथिला से जुड़े हुए हैं वो उसी से बने हुए हैं। तो जो बने हुए शब्द हैं वो विशेषण हो जाएंगे। तो मैथिल शब्द आपका विशेषण होगा, मिथिला आपका विशेष्य होगा, बाकी सारे जोड़े सही है। ठीक, तो हमने सी को चुना और बाहर कर दिया, बाकी जितने भी थे वो ठीक थे। 32 को देखते हैं। विशेषण आपको छांटना है, कंप, क्रोध, खपड़ा और गंतव्य। सही जवाब 32वें का हो जाएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा, डी वाला, गंतव्य। गंतव्य जो है ये अपना विशेषण है। बाकी तीनों शब्द आप देख रहे हैं, कंप, क्रोध और खपड़ा, ये सभी विशेष्य हैं। कंप से कंपित विशेषण बनेगा, क्रोध से क्रोधी, खपड़े से खपड़ैल। ठीक है, गमन से गंतव्य बना हुआ है, गमन आपका विशेष्य शब्द है और उससे बनने वाला विशेषण है गंतव्य। इसके बाद 33 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, जरा बताइए। जुझारू, त्याज्य, तिरोहित और टकसाल। 33 डी को चुनिएगा, डी वाला ऑप्शन कह रहा है टकसाल। टकसाल आपका शब्द जो है ना ये विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है खुद में, मतलब टकसाल अपने आप में विशेष्य है, यानी एक जगह का नाम है, यानी संज्ञा है। ऐसी जगह जहां पर मुद्राओं को ढाला जाता है, बनाया जाता है, सिक्के बनते हैं, है ना, तो नाम है तो ये संज्ञा हो जाएगी, विशेषण नहीं होगा। बाकी आप देख रहे हैं, जुझारू जूझने से बना हुआ है जुझारू, त्यागने से बना हुआ है त्याज्य, और तिरोहित शब्द जो है ये भी अपने आप में विशेषण है, तिरस्कार से बना है।
तो ये 3 जो है ये बाहर कर देंगे, ये वाला अपना उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 34 में कहा गया कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। ये जो वाक्य है इसमें कितने विशेषण हैं गिनकर बताइए। ऐसा वाला आयोग बहुत तेज देता है, वाक्य के अंदर से आपको छांटना होता है कौन कौन से विशेषण कौन कौन से विशेष्य। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, तो विशेषण में आप स्पष्ट तो देख पा रहे हैं, बच्ची की विशेषता छोटी शब्द बता रहा है, कुछ यहाँ लिखा हुआ है, नए लिखा हुआ है, ये सारे विशेषण ही है ना। ये कपड़ों की विशेषता बता रहे हैं। तो अब बताइए कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। फिलहाल विशेषण बताइए जो कि पूछा गया है। तो असल में देखा जाए तो इसमें 3 विशेषण है, ठीक है। 3 विशेषण प्रत्यक्ष हैं, कौन कौन सा, तो छोटी, कुछ और नए। छोटी, कुछ और नए, ये 3 यहाँ पर विशेषण हैं। और बच्ची और कपड़ा, ये 2 जो हैं ये विशेष हैं। तो 3 विशेषण यानी सी वाला। इसके बाद आगे चले 35 को देखिए। विशेषण शब्द कौन सा है, सुरभि, उचित, विचित्र और प्रतिबिंब। तो इसमें विशेषण है उचित, ठीक है, विशेषण आपका है उचित। उचित कहाँ पर है, बी वाला। बाकी सुरभि, विचित्र और प्रतिबिंब ये पहले से ही विशेष है। 36 को देखिएगा, कोई आदमी आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है। अब कोई आदमी आ रहा है यानी आप अनिश्चय की स्थिति में, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण यहाँ दिखाई देता है। आपको पता नहीं है, आप देख तो रहे हैं कि एक व्यक्ति आ रहा है लेकिन आप उसे जानते नहीं, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। और सर्वनाम में भी अनिश्चय की स्थिति है। तो फिलहाल इसमें जो विकल्प दिया है उसमें से ए को चुनिएगा। आगे चलते हैं। प्रयागराज में हर 10वां व्यक्ति हैजा से पीड़ित है। 10वां शब्द में कौन सा विशेषण, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, गुणवाचक, अनिश्चयवाचक। 37 बी को चुन लीजिए। क्रमवाचक है क्योंकि हर 10वें की गिनती हो रही है, तो क्रम की यहाँ बात हो रही है, बी वाले विकल्प को चुनिए। 38 की ओर चलिए। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में अगर आएंगे तब उनको क्या कहा जाएगा बताइए। अब क्रिया की विशेषता, चूंकि विशेषण विशेष्य पहले ही आ चुका है, यानी एक उसमें से विशेष्य है और दूसरा उसका विशेषण है, तो तारीफ वहां हो चुकी है पहले से ही, काम उसका खत्म। यहाँ बचती है क्रिया, और क्रिया की विशेषता बताने के लिए उससे पहले इस्तेमाल हो रहा है, तो ये अपना विधेय विशेषण होता है आमतौर पर, और कभी कभी ये क्रिया विशेषण की भी भूमिका निभाता है। फिलहाल इसमें विधेय विशेषण का विकल्प दिया हुआ है। हमने कहा ना कि विशेष्य अगर पहले दे दिया है, ठीक है, और विशेषण उसके बाद आ रहा है, यानी विशेष्य और क्रिया या सहायक क्रिया के बीच में विशेषण का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो अपना विधेय विशेषण होता है। और यही विशेषण अगर विशेष्य से पहले इस्तेमाल हो रहा है तो विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। अच्छा, सहायक क्रिया से पहले ये इस्तेमाल हो रहा है और विशेष्य के बाद इस्तेमाल हो रहा है, तो संभव है कि ये क्रिया की विशेषता भी बताए, तो उस परिस्थिति में ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। लेकिन वो दूर की बात है, पहले नजदीकी की चर्चा करते हैं, तो ये अपना विधेय विशेषण हो जाएगा। उसके बाद 39 की ओर चलिएगा। कहा गया कि विशेषण विशेष्य युग्मों में से गलत का चुनाव करिए। 39 परफेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। मधुर और मधुरता जो लिखा हुआ है यही गलती है, ठीक है। मधुर से बनेगा मधु, न कि मधुरता। मधुर से बनेगा मधु, हमें यहाँ पर विशेषण विशेष्य युग्म बनाना है, तो उसी आधार पर ध्यान से देखेंगे। बाकी सारे सही हैं, आसीन से आसन, आदिम से आदि और कर्तृत्व से कर्ता। 40वें में 40वां अंतिम प्रश्न विशेषण विशेष्य का। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है या मर्यादित होती है, यानी संज्ञा के विषय में पता चलता है, संज्ञा की सीमा रेखा पता चलती है, उसकी लिमिट का पता लगता है, तो उस संज्ञा को क्या कहते हैं। विशेषण तो उसको कहते हैं जो उस संज्ञा की तारीफ कर रहा है, उस संज्ञा को क्या कहेंगे जिसकी तारीफ वो विशेषण कर रहा है, तो उसको कहेंगे विशेष्य। वो संज्ञा अब विशेष्य कहलाती है, जिसकी की विशेषता ये विशेषण बता रहा होता है। तो 40 तक हमने विशेषण विशेष्य हल किए हैं। अब उसके बाद 41 से देखेंगे विलोम शब्दों को। लिखा हुआ है उन्मीलन, उचित विलोम बताइए। उन्मीलन, तो उन्मीलन का अगर हम ध्यान से देखें तो निमीलन, निमीलन जो है ये विलोम हो जाएगा। और निमीलन कहाँ पर है, सी वाले में। खोलना बंद करना तात्पर्य है शाब्दिक। 42 को देखिएगा, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। उत्थित का पतित, आबाल का निबाल, उज्ज्वल का धूमिल और खेचर का भूचर। 42 परफेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। आबाल का निबाल दे रखा है, आबाल का वृद्ध हो जाएगा। बच्चे से लेकर बूढ़े तक आबाल वृद्ध ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ निबाल दे दिया है जो कि एक निरर्थक शब्द है, और यही वाला इसमें से गलत जोड़ा है। गलत ही हमें चुनना था, बाकी सारे सही दिए हुए हैं। इसके बाद 43 में पूछा गया कि अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करके बताइए कौन सा है। तो दैविक का भौतिक, ऐहिक का ऐहिक, निषिद्ध का विहित और बोध्य का मुक्त। बताइए, अशुद्ध का चयन आपको करना है। 43 को ध्यान से देखिएगा।
तो 43 का इसमें उत्तर तो दिया है डी वाला, बोध्य का मुक्त, कोई आपस में जोड़ा ही नहीं है। बोध्य मतलब समझने योग्य, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दुर्बोध्य हो जाएगा, जो कि नहीं दिया था, तो डी तो होना ही चाहिए। बाकी जो है उनको भी देख लेते हैं। दैविक का भौतिक ठीक है, दैहिक का ऐहिक भी ठीक है, निषिद्ध का विहित भी ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, डी वाला ही होगा। 44 को देखते हैं, यहाँ भी वही पूछ रहा है कौन सा विलोम जोड़ा गलत है। फुल्ल का म्लान, प्रकाशन का गोपन, भंजक का संजक और राहत का प्रकोप। परफेक्ट आंसर इसमें कौन सा होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा सी वाला। भंजक का संजक नहीं होता है बल्कि योजक होता है, संजक कोई शब्द नहीं। भंजक मतलब तोड़ने वाला, योजक मतलब जोड़ने वाला, यही जोड़ा इसमें गलत है, बाकी सारे सही। 45 को देखते हैं। जघन्य, जघन्य अपराध किया है, तो जघन्य शब्द जो है ये एक क्रूर शब्द है, मतलब नेगेटिव शब्द है। बताइए इसका विलोम कौन सा नहीं होगा, इसमें देखकर बताइएगा। आदर्श दिया है, सूक्ति दिया है, रमणीय दिया है और गर्हित दिया है, बताइए। तो 45 का सही विकल्प इसमें से होना चाहिए बी वाला। जघन्य के विलोम में आदर्श, ये आदर्श नहीं है आदर्श है, इसका उच्चारण सही करें। द्र लिखा हुआ है, द के ऊपर ऐसे कोई ऊपर से रेफ नहीं बल्कि नीचे से र की मात्रा लगी। आदर्श, ठीक है। गर्हित, गर्हित नहीं होता है, गर्हित होता है, यहाँ वर्तनी दोष है। तो ये दोनों शब्द जो है ये अपने क्या है, जघन्य के विलोम में। जघन्य मतलब क्या होता है, निकृष्ट, घृणित, ऐसी चीज जो कि बिल्कुल भी देखने में अच्छी ना हो, किसी भी दृष्टिकोण से उसको अच्छा ना कहा जा सके, है ना। तो उसके लिए आदर्श। इसके अलावा यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, कुछ चीज़ों में संशोधन कर लीजिएगा। देखिए आदर्श, सूक्ति और रमणीय, तीनों जो यहाँ शब्द दिए हैं, यानी ए वाला, सी वाला और डी वाला, इन तीनों का मतलब होता है सुंदर, अच्छा लगने वाला, मन को भाने वाला, ठीक है। इन तीनों का शाब्दिक अर्थ एक, तो ये तीन आपस में पर्यायवाची। जघन्य का मतलब होता है बुरा, घृणित, तो गर्हित एकमात्र ऐसा है जो कि इसमें विलोम इसका नहीं है, ठीक है। जघन्य का विलोम नहीं है बल्कि जघन्य का पर्यायवाची। बाकी तीन जो है ये आपस में तो पर्यायवाची हैं, आदर्श, सूक्ति और रमणीय, एक मतलब तीनों के अर्थ एक ही हैं, लेकिन ये जघन्य के विलोम है। अब यहाँ पूछ क्या रहा था, जो विलोम न हो, तो विलोम कौन सा नहीं है, गर्हित, ये पर्यायवाची है, विलोम नहीं। आगे चले। अच्छा, गर्हित की वर्तनी गलत है, यहाँ ह पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए, इस प्रकार से। नेक्स्ट 46 को देखिए, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। छोह का लिखा है अवकृपा, चिर का स्थायी, विशद का मलिन और संघर्ष का विषाद। 46 सही जवाब इसका क्या होना चाहिए, तो 46 का सही जवाब हो जाएगा बी वाला, यानी चिर का स्थायी जो लिखा है वहीं पर गड़बड़ है। चिर और स्थायी ये मिलते जुलते हो गए, चिर का अल्प हो जाएगा, चिर मतलब लंबे समय तक, अल्प मतलब थोड़ा, बाकी सारे जो हैं वो इसमें सही है। छोह का अवकृपा ठीक है, विशद का मलिन ये भी ठीक है, उसी प्रकार से संघर्ष का विषाद ये भी आप देख रहे हैं। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। बहुत सारे विलोम में आप सोच रहे होंगे कि एग्जैक्ट विलोम संघर्ष का विश्राम भी हो सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा संशोधन भी कर लीजिएगा। संघर्ष का विषाद नहीं बल्कि यहाँ विश्राम होना चाहिए। संघर्ष मतलब आप दिन रात एक करके लगे हुए हैं, यानी लगातार आप सक्रिय हैं, किसी चीज़ के लिए जूझ रहे हैं, तो उसका विश्रांति या विश्राम यहाँ विलोम होना चाहिए, जो कि नहीं दिया है, विषाद दे दिया है, यहाँ विश्राम कर लीजिएगा, बाकी सारे सही, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे तो चिर और स्थायी वाला जो है यही एकमात्र इसमें जोड़ा मिलते जुलते अर्थ वाला है, विलोम नहीं। बी हमारा उत्तर हो जाएगा। 46 के बाद 47 को देखिएगा, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है बताइए। श्लाघा का मान क्षय दिया है, वाचात का शांत दिया है, हत का अनहत दिया है और गरिमा का लघिमा दिया हुआ है, बताइएगा इसमें से कौन सा होगा। तो 47 का अपना सी वाला हो जाएगा। हत का अनहत जो लिखा हुआ है उसी में समस्या है, बाकी सारे ठीक हैं। श्लाघा का मान क्षय, श्लाघा मतलब प्रशंसा होता है, मान क्षय मतलब आपके सम्मान की ठेस। वाचाट का शांत ये भी ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे हत का जीवित, ठीक है, हत मतलब मरा हुआ, कहते हैं हताहत हो गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो हत मतलब जिसके प्राण चले गए हो, तो उसका जीवित सही होगा, लेकिन यहाँ पर दिया है अनहत। अनहत जैसा कोई शब्द नहीं होता है, हर जगह अनुपसर्ग इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो ये वाला इसमें गलत है, बाकी सब सही। गरिमा और लघिमा दोनों सिद्धियां हैं, बड़े और छोटे होने की, भारी और हल्का होने की। इसके बाद 48 की ओर चलें, कौन सा विलोम अशुद्ध है इसमें से आप बताइए, मतलब विलोम युग्म अशुद्ध है। तो अत्याज्य का दुर्दिन दिया है, अन्वय का अनन्वय दिया है, उन्नयन का कृपण दिया है और सुदिन का दामिनी दिया है, बताइए। तो 48 सही जवाब इसका हो जाएगा अपना सी वाला। उन्नयन का कृपण नहीं होता है, उन्नयन का पलायन हो सकता है या अवनमन भी हो सकता है, वो भी सही है। उन्नयन मतलब ऊपर उठना और अवनमन मतलब नीचे की ओर झुकना, ठीक है, ये आपने देखा।
तो ये इसमें आप देख रहे हैं दामिनी मतलब असल में विद्युत होता है। तो अब कायदे से देखा जाए तो विद्युत एक संज्ञा शब्द है, मतलब किसी चीज़ का नाम है, किसी ऊर्जा का नाम है। तो फिर ऐसी स्थिति में नाम का क्या ही विलोम होगा, नाम का विलोम ढूंढना सबसे बड़ी मूर्खता है। लेकिन अगर विलोम पूछ ही दिया है तो फिर हमें बनाना पड़ेगा। तो भाई दामिनी यानी चमकती हुई विद्युत। और विद्युत कब चमकती है? जब आसमान में मेघ घिरे होते हैं, मूसलाधार वर्षा की संभावना होती है, मतलब मौसम अच्छा नहीं होता है। तो मौसम अच्छा नहीं होता है तो लोग कहते हैं दुर्दिन आ गया है, खराब मौसम। उसके एवज में अगर साफ सुथरा आसमान रहे, बढ़िया धूप निकले या चटक चांदनी निकले तो उसको सुदिन कहा जाता है। तो उस आधार पर ये दामिनी और सुदिन को आपस में विलोम बना दिया है। सी वाला इसमें से अपना जोड़ा अशुद्ध है। इसके बाद 49 की ओर चलते हैं। कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है बताइए? नव का जीर्ण लिखा है, ध्वंस का अच्छय लिखा है, पांडित्य का अदक्षता और सुभग का भाग्यवान। 49 सही जवाब इसका डी हो जाएगा। सुभग का भाग्यवान जो लिख रखा है यहीं पर समस्या है। सुभग मतलब होता है जिसका कि भाग्य जगा हुआ है, बहुत अच्छे भाग्य वाला है, तो उसको सुभग कहा जाता है। तो उसका उल्टा होना चाहिए भाग्यहीन या अभागा। ठीक है, अभागा भी काम करेगा। तो ये एकमात्र इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों समानार्थी दे दिया है। भाग्यहीन या अभागा की जगह भाग्यवान दे दिया है, तो काम तो उलट गया, यहाँ तो पर्यायवाची हाजिर हो गया। तो ये इसमें से बाहर कर दीजिए, बाकी सब सही। ठीक, 50 को देखिएगा। इसमें भी अशुद्ध कौन सा है वो पूछ रहा है। तन्मय का अप्रवृत्त लिखा है, यंत्रणा का सुख लिखा है, संशय का आश्रय है, सत्वर का विलंबित। बताइए गलत कहाँ पर? तो गलत इसका सी वाला है जहाँ पर लिखा है संशय। संशय का मतलब होता है जो कि किसी आश्रय में है, तो आश्रय उसका समानार्थी हो जाएगा, वो विलोम तो होगा नहीं। संशय का निरावलंब, बेसहारा। संशय मतलब जिसके पास ठोस आधार मौजूद है, और निरावलंब जो कि बेसहारा है। तो सी वाला ऑप्शन विलोम नहीं है बल्कि पर्यायवाची है, इसलिए वो जोड़ा गलत है, बाकी सारे सही है। सत्वर मतलब जल्दी से, विलंबित मतलब धीरे धीरे या देर से। 51 को देखते हैं। हस्ता मलक, यहां हस्ता मलकवत लिखा हुआ है। हस्ता मलकवत, हस्त पर रखे हुए आमलक जैसा। आमलक मतलब आंवला, हाथ पर रखे हुए आंवले जैसा। एक आंवले का फल तोड़कर आपकी हथेली पर रख दिया जाए तो आप उसको देखेंगे भली भांति, उसके वजन को आप महसूस कर सकते हैं, कितना बड़ा है उसको देख सकते हैं। देखकर आप उसके रंग रूप से उसके कच्चे या पके होने का अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब लगभग उसकी हर एक चीज का आइडिया आपको लग सकता है। तो हाथ पर रखे हुए आंवले के समान। अब ये जो शब्द है, ये अगर आपसे पूछे किसका अर्थ क्या होता है, तो आप हाथ पर रखे हुए आंवले के नहीं चुनेंगे, बल्कि आप चुनेंगे ऐसी चीज जो कि बिल्कुल बोधगम्य है, मतलब उसे देखकर सही तरीके से उसके बारे में हर चीज पता की जा सकती है। ठीक, तो अब इसमें से कौन सा उत्तर होना चाहिए? वो वाला तो दिया नहीं है कि बोधगम्य और सहज सायास बोधगम्य, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो फिर अब इसमें से आप देख लीजिए कि कौन सा आपका फिट बैठ रहा है। तो 51 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा इसका बी वाला, हाथ पर रखे हुए आंवले के समान। ध्यान दीजिएगा, ये एक लोकोक्ति या एक मुहावरा है, हस्ता मलक, हाथ पर रखे हुए आंवले के समान। ये हस्ता आलूक भी हो सकता था, मतलब हाथ पर रखे हुए आलू की तरह से, या आम के फल के लिए भी किया जा सकता था। ये एक कहावत जैसी है, मतलब हाथ पे आंवला रख लिया, अब उसका हर रंग रूप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सहज सायास बोधगम्य, इसका सहज अर्थ होता है, वो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इसको चुनिए क्योंकि यही यहाँ मौजूद है। 52 को देखिएगा, निमीलित लिखा हुआ है। निमीलित और पीछे आपने देखा था उन्मीलन, निमीलन, इस तरह के शब्दों को। तो निमीलित का मतलब क्या होता है, यही चीज आपसे पूछी जा रही है। तो या तो खुलना इसका अर्थ होगा या बंद होना होगा। अब हिंट आपको दे दिया गया है। तो 52 को आप ध्यान से देखें, डी वाला इसका हो जाएगा, मतलब जो फूल पूरी तरह से खिल गया। ठीक है, इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। अर्ध निमीलित का मतलब है कि आधा खिला हुआ है, और जिस फूल को सूंघा गया है, यहाँ लिखा है ना, जो फूल सूंघा गया हो तो उसको आघ्रांत कहा जाता है। घ्राण मतलब होता है सूंघना, तो आघ्रात। और नहीं सूंघा गया है, अनछुआ है, तो उसको अनाघ्रात कहा जाएगा। अनाघ्रांत पुष्प भगवान को चढ़ाने चाहिए, भगवान को अर्पित करने चाहिए, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे जो फूल पूरा खिल गया है उसको निमीलित कहा जाएगा। इसके बाद 53 में कहा गया है तमिस्रा। तमिस्रा जो शब्द है इसका मूल्यांकन करिए, माने इसके लिए वाक्य बताइए, इसका अर्थ बताइए। तो तमिस्रा रात को तो कहा ही जाता है, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि रात के ही विषय में 4 विकल्प दिए। अब इसमें से कौन सा होगा? 53 का सी हो जाएगा, जो अंधेरी रात होती है, एकदम तम से भरी हुई, तम मतलब अंधेरा, उससे भरी हुई जो रात्रि होती है उसको कहा जाता है तमिस्रा, अंधेरी रात। अमावस की रात को भी कह सकते हैं। इसके बाद 54 को देखते हैं, अधित्यका। अधित्यका एक शब्द है, बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा? जमीन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन किस प्रकार की जमीन होगी वो आपको देखना है। तो अधित्यका हम उस जमीन को कहते हैं
जो कि पर्वत या पहाड़ी के ऊपर होती है। पर्वत और पहाड़ी के ऊपर ऊबड़ खाबड़ जमीन, पथरीली जमीन होती है, उसी को अदित्तिका कहा जाता है। ठीक। और अकृष्ट पूर्वा हम किसको कहते हैं? ऐसी जमीन जो कि पहले कभी ज्योति बोई ना गई। और आकृष्ट का मतलब होता है, आकृष्ट वैसे तो आकर्षण मतलब आकर्षण जो करे या आकर्षण में अपने बाकियों को ले, उसको कहा जाता है। आकर्षण में बंधा हुआ जो है उसको आकृष्ट कहेंगे, सीधी बात है। लेकिन बिना जोती हुई जो जमीन होती है उसको भी आकृष्ट कहा जाता है, मतलब अकृष्ट कहा जाता है। और जो बंजर नहीं है उसको अबंध्या कहा जाता है। तो वो जमीनों की वैरायटी है, और भी प्रकार होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो अदित्तिका का है, पहाड़ी के ऊपर की जमीन को कहते हैं। ठीक है, आगे चलें और 55 को देखिएगा। यहाँ कहा गया है ऋत्यक्ता, ऋत्यक्ता या विधवा, इससे विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र, यानी विधवा स्त्री थी, उसका पुनर्विवाह हुआ और वहाँ से पुत्र उत्पन्न हुआ, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसे अपविद्ध कहा जाएगा, कानीन कहा जाएगा, क्रीतक कहा जाएगा या पौनर्भव कहा जाएगा। ये सारे शब्द जो है ना, ये उत्तर वैदिक काल के हैं। उस समय महाभारत का जो समय चल रहा था, मतलब कौरव पांडव और बाकी कुरुवंश का समय था, तो उस समय इस तरह की परंपराएं और नाम बहुत सारे दिखाई देते हैं। बताइए, तो 55 जो है इसका परफेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। पौनर्भव कहा जाता है, जिसका कि पुनर्उद्भव हुआ है, फिर से उत्पन्न हुआ है, यानी एक बार विवाह से नहीं बल्कि दोबारा विवाह से उत्पन्न हुआ है, तो उसको कहेंगे। अच्छा, कानीन किसको कहा जाता है? जो कन्या से उत्पन्न पुत्र है। आज के समय में बिन ब्याही जो लड़की है, अगर वो माता बनती है तो वो कलंक का विषय माना जाता है। लेकिन वैदिक काल में ऐसी स्त्रियों को भी पर्याप्त सम्मान प्राप्त होता था, जैसे माता कुंती। ठीक है, अब चरित्र से भ्रष्ट अगर स्त्री है तो अलग बात है, लेकिन अगर पवित्र है सर्वथा, किसी कारणवश पुत्र की उत्पत्ति हो गई, जैसे माता कुंती जो है वो सिर्फ परीक्षण करने में उन्हें कर्ण की प्राप्ति हो गई, तो कर्ण उनके कानीन पुत्र थे, मतलब विवाह से पहले के उत्पन्न पुत्र थे। तो ऐसे भी पुत्रों को समाज अपनाता था। अब वो अलग बात है कि कुंती ने उन्हें पहले ही त्याग दिया, नहीं तो संभव है कि महाराज पांडु ने अपनाया होता। वैसी परंपराएं उस समय भी थी। ठीक है, तो वो कानीन पुत्र की हैसियत। क्रीतक मतलब खरीदा हुआ, और ऐसे भी होते थे गुलाम के रूप में खरीदे, फिर बाद में बेटा मान लिया, है ना। और अपविद्ध, ये भी एक शब्द है। अपविद्ध पुत्र आमतौर पर गोद लिए हुए होते थे, दत्तक तो नहीं कह सकते, लेकिन ये गोद लिए हुए बेटे होते थे। और दत्तक लेने में एक चीज होती है, दत्तक पुत्र आमतौर पर सजातीय होता है, मतलब जिस जाति वंश के राजा रानी रहते हैं उसी जाति वंश का राजा मतलब पुत्र भी गोद लिया जाता है, आमतौर पर क्षत्रिय पुराने समय में। लेकिन बाद में ये जो अपविद्ध शब्द निकला हुआ है, इसमें किसी भी जाति वर्ण के, मतलब इसमें जातिगत भेदभाव होता ही नहीं था, किसी भी वर्ण के बच्चे को गोद ले लिया जाता था और उसे पर्याप्त अधिकार प्राप्त होते थे। तो फिलहाल पौनर्भव शब्द इसमें इस्तेमाल होगा। 55वें को आप देख रहे हैं। वह जिसने किसी से पैसा लिया है और चुकाने में असमर्थ हो गया है, यानी दिवालिया होने की नौबत आ गई है, तो उसको क्या कहेंगे भाई? उसे कहेंगे अधमर्ण। ठीक है, ऋण लिया है तब तो वो मतलब ऋणदाता हो गया, देने वाला, और जो लिया है वो क्या होगा? वो ऋणग्राही हो गया, ऋण को ग्रहण करने वाला। तो ऋण चुका दिया तो बात खत्म हो गई, लेकिन चुकाने में ही जब असमर्थ हो गया है तो उसको हम अधमर्ण कहेंगे। तो 56 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो शब्द हैं उनका भी मतलब जानिए। अगर कर्जा चुकाने से मुकर जा रहा है, कर्जा चुकाने की इच्छा तो है लेकिन पैसा ही उसके पास नहीं है, तो वो अधमर्ण है, लाचार है। लेकिन अगर चुकाने की इच्छा ही उसके अंदर नहीं है, पैसा है, वो कह रहा है हम देंगे ही नहीं, भूल जाओ, तो वो नादिहंध है, एक नंबर का उदंड है, ढीठ कहा जा सकता है। ठीक है, वैसे ही कर्ज चुकाने के लिए लिया गया अगर कर्ज है, मतलब आप एक बैंक से लोन लिए हैं, भरने में असमर्थ हैं, आप एक और जगह से लोन उठा के पहले वाले लोन को भर रहे हैं, तो इस अवस्था को ऋणार्ण कहा जाएगा। और ऋण देने वाला व्यक्ति जो है वो उत्तमर्ण होता है। ठीक है, अब इसके बाद 57 को देखिएगा। नैऋत्य दिशा होती है, आप जानते हैं, लेकिन कौन सी? ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब बताइए इसमें नैऋत्य कौन सा हो जाएगा? तो नैऋत्य जो है ये असल में दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना होता है नैऋत्य। ठीक है, ये वाला, और इधर वाला वायव्य होता है, इधर वाला ईशान होता है, इधर वाला आग्नेय होता है। तो यहाँ पर आप नैऋत्य का चुन लीजिएगा, कौन सा होगा? दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना। उसके बाद 58, समुद्र में भी आग लगती है ना। और कैसे लगती है? तो समुद्र की सतह पर तेल गिर जाए, उसमें आग लग जाए, वो तो एक मनुष्य के द्वारा किया हुआ है। लेकिन समुद्र के अंदर भी डूबे हुए ज्वालामुखी होते हैं, जो ओशियनिक क्रस्ट होती है, उसमें भी तमाम टेक्टोनिक मूवमेंट चलते हैं, तो वहाँ भी ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती हैं। तो बहुत बार मुखी जो है उनका उद्गार होता है और अंदर से लावा और तमाम मटेरियल बाहर आता है और धीरे धीरे करके वो समुद्र के ऊपरी सतह पर दिखाई देने लगता है। और कुछ समय बाद वहाँ ग्रेनाइट की चट्टानों का भंडार और फिर एक द्वीप बन जाता है। जितने समुद्री टापू हैं वो ऐसे ही बने,
है ना। तो उसके लिए समुद्र में पहले आग लगती है, यानी धुआं उठेगा, वहाँ से लावा निकलेगा और तमाम जितनी एक्टिविटी वॉल्केनो की है वो सारी होगी। तो समुद्र के अंदर लगने वाली आग को क्या कहा जाता है बताइए। तो 58 जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बड़वाग्नि कहा जाता है। बड़वानल या फिर बड़वाग्नि कहा जाता है। बाकी सारी भी अग्नि है, जैसे जठराग्नि जो है ये पेट की आग यानी भूख होती, दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग होती। परित्राण का मतलब क्या होता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो परित्राण का मतलब होता है रक्षा करना। परित्राणाय साधूनाम, जो साधु हैं, जो सज्जन मनुष्य हैं, उनकी रक्षा हेतु। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश हेतु। जितनी बार ऐसी स्थिति बनेगी कि साधु लोग जो हैं उन पर अत्याचार हो रहा है और दुष्टों की बहुलता होती जा रही है, उतनी बार मुझे अवतार लेना होगा, भगवान कृष्ण का ये कथन है। तो यहाँ पर आप रक्षण को चुनिएगा, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो अपना परफेक्ट। अंतिम प्रश्न, वातायन। वातायन, अब इसको आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है। वात मतलब होता है हवा, अयन मतलब क्या होता है, निवास स्थान या आने की जगह। तो इसमें से कौन सा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा अपना खिड़की। वातायन, गवाक्ष, झरोखा, दरीचा, जंगला, ये सारे शब्द जो है ये खिड़की के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने 60 प्रश्नों का काम तमाम कर दिया है। ऐसे ही बहुत सारे अभी प्रश्न आपको मॉक टेस्ट के रूप में मिलते रहेंगे, वीडियोस के माध्यम से आप उन्हें देखते रहेंगे। लेकिन एक सलाह हमेशा दी जा रही है कि भाई टेस्ट को पहले PDF से ही हल करिए।